हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मेरा नाम पुष्पेंद्र है। आप सभी का सिलेक्शन अड्डा क्लासेस में स्वागत करते हैं। जैसा कि हम एनसीईआरटी ज्योग्राफी 8th क्लास का अध्ययन शुरू किए थे, उस क्रम में हमने पहला चैप्टर इसका संसाधन पढ़ा था, रिसोर्सेस। आज हमें उसी क्रम में सेकंड चैप्टर करना है, जिसका टॉपिक है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन जीव संसाधन। तो जैसा कि हम इससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है या कहें इससे इंपॉर्टेंट चीजें वो पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हमें इन सब चीजों को ऐसा संसाधन पढ़ना है कि वो हमारे लिए रिसोर्सेस कैसे हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट कैसे हैं। जैसे कि हमने पहले भूमि के बारे में पढ़ चुका है, कैसे कि पृथ्वी का जो 3/4 भाग पर क्या है, जल है। वहीं पर 1/4 भाग पर क्या है, पूरी धरातल है। मृदा का भी देख लिया वितरण, साथ ही साथ जल वितरण देख लिया, प्राकृतिक वनस्पतियां भी देख ली, प्राकृतिक वनस्पतियों में वनों को देख लिया था, घास मैदानों को देख लिया, सर्फ्स को देख लिया था, या क्या झाड़ियों को देख लिया था। और साथ ही साथ हमने टुंड्रा और टैगो वनस्पतियों को भी देखा था। तो कहीं ना कहीं हमने प्राकृतिक वनस्पतियों का वितरण देख लिया था, वन्यजीव संसाधन और वन्य जीवों का भी वितरण देखा था। जैसे कि उष्ण जितने भी उष्ण सदाबहार वन, उष्ण पर्णपाती वन, साथ ही साथ उपोष्ण पर्णपाती वन, उपोष्ण सदाबहार वन, घास मैदान। तो ये सब जब पढ़े थे तो हमने वहां के वन्य जीवों के भी बारे में देखा था कि विभिन्न प्राकृतिक या विभिन्न वनस्पतिक रीजन में क्या होता है, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। हर जगह पर सेम तरह के जीव जंतु नहीं पाए जाते, या कहें जीव जंतुओं का जो वितरण है वहां की जलवायु प्राकृतिक वनस्पति पर क्या करता है, निर्भर करता है। ठीक है, चलिए आज हमें इसको पढ़ना है। भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव ऐसा संसाधन कैसे है हमारे लिए, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि जैसा कि हमने वितरण पढ़ा था तो इनके इंपॉर्टेंस के बारे में कम पढ़ा था, या कहें उनको कैसे हम अपने यूज में ला सकते हैं, या हमारे लिए, हमारी लाइफ के लिए वो कैसे महत्वपूर्ण है, इस बारे में कम पढ़ा था। बल्कि हमने इसके वितरण के लिए पढ़ा था कि इसके वितरण के लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार हैं, या वहां की वनस्पति कैसी है, और किन किन अक्षांशों पर किन किन देशांतरों में इनका विस्तार है, ये सब पढ़े थे। आज हमें पढ़ना है इनके इंपॉर्टेंस को। तो यहाँ पर देखेंगे दो स्टोरी बताई गई है, एक तंजानिया की है जो कि माम्बा एक बच्ची है, और साथ ही साथ एक यहाँ पर दूसरा स्टोरी लिया गया है, दूसरा रीजन की स्टोरी बताई गई है। ठीक है, समझाने का प्रयास है कि डिफरेंट रीजन में वहां की लाइफ कहीं ना कहीं वहां के रिसोर्सेज से क्या है, डिपेंड होती है, या क्या है, वहां से प्रभावित होती है। वहां का जैसा रिसोर्स होगा, वहां के जैसे संसाधन होंगे, जल का वितरण, वनस्पतिक रीजन, वहां की जलवायु, उच्चावच, वो क्या करेंगे, वहां की स्थितियों के, वहां के लोगों के जीवन को भी क्या करते हैं, डायरेक्टली प्रभावित करते हैं। यहाँ पर आप पीटर की दूसरी स्टोरी पढ़ेंगे जो कि क्या है, न्यूजीलैंड से बिलोंग करता है। और वहां के व्यवसाय को देखेंगे तो न्यूजीलैंड का जो पीटर है उसके जो घर के लोगों का या घर का व्यवसायिक जो व्यवसाय है वो क्या है, भेड़ पालन है। और भेड़ पालन करने का तरीका क्या है, अलग है। वहीं पर हम देखेंगे तंजानिया के जो माम्बा है, उसके यहाँ का जो दैनिक कार्य है, या कहें उसके जो व्यावसायिक कार्य है, वो कैसे अपना जीवन यापन करते हैं, उसको समझना है। तो जैसे कि तंजानिया की जो माम्बा है वो एक छोटे से गांव में रहती है। तंजानिया एक अफ्रीकन कंट्री है। वहां पर देखेंगे कि माम्बा क्या करती है, अपने घर से काफी दूर तक क्या करती है, पानी को लेने जाती है। जल क्या है, हमारे लिए महत्वपूर्ण रिसोर्स है हमारे जीवन के लिए। जैसे कि हवा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी तरह जल भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्राकृतिक संसाधन है। तो उनको जल की प्राप्ति के लिए क्या करना पड़ता है, अपने घर से क्या करना पड़ता है, काफी दूर जाना पड़ता है प्रातः काल। ठीक है, वहीं पर देखेंगे कि उसके जो घर के लोग हैं या उसकी माँ है वो कौन सा व्यवसाय करती है, भेड़ भेड़ पालन करती है, या कहीं बकरियों का पालन करती है। ठीक है, और साथ ही साथ वो छोटे मोटे कृषि कार्य भी करती है, जैसे वो क्या उगाती हैं, मक्का और सेम का उत्पादन करते हैं। अगर यहाँ पर देखें तो इनके वहां के रीजन का बताया गया है। उच्चावच कैसा है, वहां पर छोटी झोपड़ी के चारों ओर चट्टानी भूमि का एक भाग है। तो मतलब ये कहीं ना कहीं ऐसे रीजन को बता रही है जो कि पहाड़ी रीजन है, और वहां पर देख रहे हैं कि चट्टाने हैं। ठीक है, तो ऐसे रीजन में देखा जाता है कि जल का वितरण क्या होता है, असामान्य होता है, या कहीं काफी दूर दूर तक जल के रिसोर्सेस होते हैं। घर कहीं पर है, वहां के लिए अपने जीवन यापन के लिए या कहीं दैनिक कार्य के लिए जल की जो प्राप्ति है हमें घर से काफी दूर पर प्राप्त होती है। तो यहाँ की ये स्थिति है। वहीं पर जो मक्का और सेम का उत्पादन क्या है, बहुत कम है। और साथ ही साथ ये देखते हैं कि वो साल भर मेहनत करते हैं मक्का और सेम के उत्पादन में, साथ ही साथ भेड़ पालन में
तब कहीं जाके उनका जीवन यापन हो जाता है, या कहें वार्षिक या कहें पूरे वर्ष का उनके साल भर के लिए खाना भी नहीं हो पाता इस सब से। और वहीं पर पीटर को देखेंगे, जो कि न्यूजीलैंड का रहने वाला है, उसके परिवार का व्यवसाय क्या है, देखते हैं कि वो भेड़ पालन करते हैं। और भेड़ पालन का तरीका अलग है, जैसे भारत में भी देखेंगे भेड़ पालन वहां पर पहाड़ी क्षेत्रों में लोग करते हैं, लेकिन जैसा कि ये पीटर बता रहे हैं वैसी स्थिति नहीं है, यहाँ पर डिफरेंट स्थिति। वहीं पर देखेंगे पीटर क्या करते हैं, उनके परिवार क्या करते हैं, ऊन प्रक्रमण मतलब वुड प्रोसेसिंग करते हैं, मतलब जो ऊन होता है उसकी क्या करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ इनके यहाँ क्या है, वूल प्रोसेसिंग कारखाना है। दूसरा देखते हैं कि पीटर क्या करते हैं, डेली स्कूल जाते हैं। वहीं पर आप माम्बा को देख रहे हैं कि उनकी जो रिसोर्सेस है, ठीक है, वो रिसोर्सेस इतने कम है कि वो अपने प्रॉपरली स्कूल भी नहीं जा सकती, या स्कूल जाती ही नहीं है, ऐसा लिखा भी नहीं है उसमें कि वो स्कूल जाती है। वो क्या करती है, अपना पूरा दैनिक दिन का जो समय है परिवार के साथ व्यतीत करती है, क्योंकि उनके साथ उनको क्या करना पड़ता है, अपना हाथ बटाना पड़ता है उनके कार्यों में। यहीं पर देख रहे हैं कि पीटर क्या करता है, प्रतिदिन स्कूल जाते हैं, और साथ ही साथ वो देखते हैं कि उसके चाचा भी क्या करते हैं, भेड़ों की देखभाल करते हैं। और यहाँ पर आप ये देखेंगे कि जो भेड़ पालन होता है वो बड़े मात्रा में होता है, बड़े बड़े फार्म्स में होता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, विस्तृत घास के मैदान है, ठीक है, छोटे मोटे घास के मैदान नहीं है, विस्तृत घास के मैदान है। दूसरा आप यहाँ पर ये भी देखेंगे कि ये क्या करते हैं, भेड़ पालन में नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं। ऐसा नहीं कि पारंपरिक रूप से जो चली आ रही है कि भेड़ों को पाला, एक छोटे से घर में रख दिया, मशीनरी का कोई उपयोग नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे क्या कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का भी प्रॉपरली यूज कर रहे हैं, ठीक है। प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए एक वैज्ञानिक विधि से इसका प्रबंधन किया जाता है। पीटर का परिवार जैविक कृषि द्वारा सब्जियां भी उगाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे पीटर के फैमिली क्या करती है, जैविक कृषि, ऑर्गेनिक कृषि करती है, और उससे क्या करती है, सब्जियां उगाती है। तो कहीं ना कहीं ये क्या करते हैं, इसका जो वर्क है, पीटर की फैमिली का जो वर्क है, प्रोफेशन है, वो एक क्या प्रोफेशनल है। वो क्या करते हैं, बड़े बड़े फार्म्स में काम करते हैं, प्रोसेसिंग यूनिट्स लगी है उनके यहाँ, कारखाना लगा हुआ है, साथ ही साथ वो नवीनतम टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं। और यहाँ पर जो खेती कर रहे हैं वो कैसी ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या घास है, हरी घास है, तो उनके लिए पर्याप्त भोजन है, संसाधन जन की उपलब्धता होगी, ठीक है, रिसोर्सेस है। वहीं पर देख रहे हैं यहाँ पर रिसोर्सेस की कमी है, ठीक है, और इनके पर्याप्त, कहीं इनसे ज्यादा या कहीं बराबर ही इनके बराबर उनको क्या करनी पड़ती होगी, मेहनत करनी पड़ती होगी, फिर भी इनको क्या नहीं होता, साल भर का पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता, या साल भर का पर्याप्त वो खाने की व्यवस्था नहीं कर पाते। वहीं पर देखते हैं यहाँ पर क्या हम ज्यादा से ज्यादा बड़ी मात्रा में टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी इंसेंटिव ये क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। अब इसको देखते हैं यहाँ पर ये कैसे एनालिसिस कर रहे हैं माम्बा और पीटर की स्टोरी को। देखते हैं माम्बा और पीटर विश्व के दो विभिन्न स्थानों में रहते हैं, ठीक है। आप देखते हैं एक अफ्रीका, ठीक है, और दूसरा है न्यूजीलैंड, ठीक है। उनके जीवन व्यतीत करने में बहुत अंतर है। माम्बा जो कि प्रतिदिन का पूरा दिन जो है उसका किस में चला जाता है, दैनिक कार्य में चला जाता है, या कहीं घर के कार्य करने में चला जाता है, ठीक है। दोनों के, या पीटर को देखते हैं वो स्कूल जाता है, आता है, एंटरटेनमेंट भी करता है, और चाचा के साथ क्या करता है, कुछ हेल्प भी करता है। यह विभिन्नता भूमि की गुणवत्ता, जल, मृदा, प्राकृतिक वनस्पतियों, प्राणियों और प्रौद्योगिकी के उपयोग की भिन्नता के कारण। तो आप इस चीज, दोनों ही स्टोरियों में जो भिन्नता दिख रही है, आखिरकार दोनों की ही फैमिली या कहें दोनों की स्थितियों में इतना अंतर क्यों दिख रहा है, तो इसकी मेन वजह यहाँ पर बताई गई भूमि की गुणवत्ता। यहाँ पर जैसे देख रहे हैं पहाड़ी क्षेत्र, पथरीला एरिया, तो वहां पर ऐसे कोई वनस्पति नहीं है ज्यादा कि वो क्या कर सके, बड़ी मात्रा में भेड़ पालन कर सके या बकरी पालन कर सके, मवेशियों का पालन कर सके। यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर जो प्राकृतिक वनस्पतियां या प्राकृतिक स्थिति है वो कैसी है, घास के मैदान है, तो यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेस है। साथ ही साथ यहाँ देखेंगे मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति, तो जल के दोनों के वितरण भी देख लिए कि जहां माम्बा को घर से काफी दूर क्या करना पड़ता है, जल को लेने जाना पड़ता है, मतलब वहां पर जल की उचित उपलब्धता नहीं है। यहीं पर प्राणियों और प्रौद्योगिकी के उपयोग की भिन्नता के कारण है। इन स्थानों का एक दूसरे से भिन्न होने का मुख्य कारण इस प्रकार के संसाधनों की उपलब्धता है। तो कहीं ना कहीं जो संसाधन होते हैं, प्राकृतिक संसाधन और साथ ही साथ मानव निर्मित संसाधन, जैसे मानव निर्मित संसाधन में हम देख सकते हैं प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी हो गया, वो क्या हो गया, मानव निर्मित टेक्नोलॉजी संसाधन होगा, जो कि दोनों में ही बड़ा अंतर बनाते हैं, दोनों ही स्थितियों में क्या कर रहे हैं, बड़ा अंतर दिखा रहे हैं। चलिए यहाँ पे कुछ फैक्ट्स, जिस प्रदेश में आप रहते हैं उस प्रदेश में भूमि, मृदा के प्रकार तथा जल उपलब्धता का प्रक्षेपण करें। अपनी कक्षा में परिचर्चा करें कि किस प्रकार लोगों की जीवन शैली है, ठीक है। तो आप किन्हीं दो स्थानों को ले सकते हैं, किन्हीं दो स्टेट्स के रीजन का ले सकते हैं, वहां पर एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे कि हम पूर्वोत्तर राज्यों का ले लें, आपने जहां मध्य सेंट्रल इंडिया में रहते हैं, या कहें
मध्य भारत में रहते हैं वहां की स्थिति को देख सकते हैं, दोनों में बड़ा डिफरेंट दिखेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, दो स्थानों की स्थितियों को लेके एनालिसिस करना है कि इतनी डिफरेंस क्यों है, ऐसा डिफरेंस है तो उसकी वजह क्या है। तो कहीं ना कहीं आप पाएंगे कि वहाँ के जो नेचुरल रिसोर्सेस है, साथ ही साथ मानव निर्मित संसाधन जो है, उनमें भिन्नता के कारण इनमें जो स्थिति देखने को मिलती है दोनों ही। ठीक है, साथ ही आप एक फैक्ट दिए, विश्व की 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र के 30% भाग पर रहती है, बाकी 70% जनसंख्या या कहें 6% भूमि पर या तो विरल है या तो कहें निर्जन है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बता रहे हैं जैसा कि पूरी पृथ्वी को अगर 100% मान ले तो उसका जो 30% एरिया है, पूरी पृथ्वी का जो स्थल है, सरफेस है, 30% ऑफ द सरफेस जो है उसमें 90% पॉपुलेशन वर्ल्ड की रहती है, बाकी जो 10% पॉपुलेशन है वो 70% एरिया पे रहती है। या तो कहें पृथ्वी का कई सारा ऐसा भूभाग है जहां पर कोई ही मनुष्य नहीं रहता, या कहें वहां पर जीवन संभव नहीं है, इतनी विरल परिस्थितियां वहां पर निर्मित होती हैं। चलिए, भूमि एज अ रिसोर्स हमें पढ़ना है, भूमि। ठीक है, सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में आप देखेंगे भूमि भी एक महत्वपूर्ण संसाधन है। और आप यहाँ पर यह समझने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर जो बताया गया है, एक फैक्ट दिया गया था कि 30% जो सरफेस लैंड है या पृथ्वी का जो सरफेस है उस पर क्या करती है, 90% पॉपुलेशन रहती है और बाकी 70% पे 10% रहती है। और इसकी वजह क्या है, यहाँ पर आपको पता चलेगा, मुख्यतः भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। आप जनसंख्या के वितरण को यहाँ पर देख रहे हैं, आप कहीं जनसंख्या घनत्व को देखेंगे तो कहीं ना कहीं इसकी वजह भूमि के साथ साथ वहां के मानव निर्मित संसाधन हो सकते हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के अवसर। जैसे कि आप दिल्ली जैसे शहरों में देखेंगे तो वहां पर 11,000 से ज्यादा 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में लोग रहते हैं। वहीं पर अगर पूर्वोत्तर में चले जाएंगे तो आपको बहुत कम मिलेगा, जैसे 17 या 20 के आसपास वहां पर जनसंख्या घनत्व तो देखने को मिलता है अरुणाचल प्रदेश में। तो आखिरकार इतना भिन्नता होने की वजह क्या है, वहां पर रिसोर्सेस, वहां की या कहें स्थलाकृतिक उच्च आवाज। जैसे अरुणाचल प्रदेश क्या है, एक पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पर मैदानी क्षेत्र की कमी है। और दिल्ली जैसे क्षेत्र में जाएंगे तो वहां पर पता चलेगा पूरा मैदानी क्षेत्र है, और साथ ही साथ वहां पर मानव निर्मित संसाधन की उपलब्धता ज्यादा है, रोजगार के अवसर ज्यादा है, व्यक्तित्व विकास के लिए अवसर ज्यादा उपलब्ध है। तो कहीं ना कहीं देखेंगे कि जो भूमि के वितरण है और वहां पर भूमि में रहने वाले लोगों का या कहें जनसंख्या वितरण का जो रीजन है, तो आपको कहीं ना कहीं वहां की उपलब्ध भूमि या कहें भूमि का उच्चावच, प्राकृतिक जल, वहां की जलवायु और साथ ही साथ जल संसाधन का वितरण वहां पर निर्भर करता है कि वहां की जनसंख्या वितरण कैसा होगा या जनसंख्या घनत्व कैसा होगा। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पर देखेंगे उबड़ खाबड़ स्थलाकृति, पर्वतों की तीव्र ढाल, जलाक्रांत संभावित क्षेत्र, ठीक है, संभावित निम्न क्षेत्र, मरुस्थल क्षेत्र एवं सघन वन क्षेत्र, समांतर विरल अथवा निर्जन है। उर्वर मैदानों और नदी घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है, इसलिए ये स्थान विश्व के सबसे घने सघन बसे क्षेत्र है। ठीक है, तो आप ये देखेंगे कि कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है कहाँ पर, जो मैदानी क्षेत्र है तो वहां पर देखेंगे क्या है, काफी घने। वहीं पर जब पहाड़ी क्षेत्रों में जाएंगे, जैसे अरुणाचल प्रदेश होगा, जहाँ जम्मू कश्मीर के रीजन में जाएंगे तो वहां पर क्या है, काफी विषम स्थितियां हैं। वहां पर तीव्र ढाल प्रवणता देखी जाती है, जलाक्रांत संभावित क्षेत्र दिखते हैं, जैसे कि वहां पर जल की उपलब्धता नहीं। जैसे कि माम्बा की एक स्टोरी में बताया गया है कि माम्बा को क्या करना पड़ता है, तंजानिया के एक पहाड़ी क्षेत्र में रह रही है, क्योंकि वहां पर पता चल रहा है उसकी झोपड़ी के आसपास पथरीले या चट्टाने हैं। तो सिंपल से यहाँ पर समझ में आ रहा है कि वो क्या है, एक पथरीले पहाड़ी क्षेत्र में रह रहे हैं। और पहाड़ी क्षेत्रों में ये देखा जाता है कि जल का जो वितरण है काफी असामान्य होता है, या कहें काफी दूर दूर तक हमें नेचुरल रिसोर्सेज की उपलब्धता होती है। ठीक है, भूमि का उपयोग, अब देखिए ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम भूमि का उपयोग कैसे करते हैं। जैसे कि हम नॉर्मली जो बेसिक रीजन होता है हमारे भूमि उपयोग का, एक तो होता है आवास के रूप में, दूसरा हम कृषि कार्य करते हैं, ठीक है, कोई इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करनी है, ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं, हमारे भूमि उपयोग के कारण होते हैं, या कैसे भूमि का उपयोग करते हैं। जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पर हमें मानव निर्मित पर्यावरण को मानव पर्यावरण को एस्टेब्लिश करना है या मानव पर्यावरण को बनाना है, तो वहां पर देखेंगे कि सड़क, पुल, बिल्डिंग्स कई सारी रहेंगी, इंडस्ट्रीज रहेंगी, तो वो सब क्या आ जाएंगी, कहीं ना कहीं भूमि पर बनाते हैं। जैसे कृषि होगा, वानिकी हो गई, खनन, सड़कों, उद्योगों की स्थापना, साधारणतः इसे भूमि उपयोग कहते हैं। क्या आप माम्बा और पीटा के परिवारों के भूमि उपयोग के विभिन्न तरीकों की सूची बना सकते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे दोनों ही स्थितियों में देखते हैं, जहां पर वो पीटर है वो क्या करते हैं, उसकी फैमिली क्या करती है, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को या कहें बड़े बड़े फार्म स्टैब्लिश किए हैं, साथ ही साथ कारखाना स्थापित किए हुए हैं, जहां पर वो क्या कर पाते हैं, वूल प्रोसेसिंग कर पाते हैं।
ठीक है। वहीं पर मांबा को देखते हैं, वो एक छोटी सी झोपड़ी में रह रही है और उसका जो परिवार है एक सीमित क्षेत्र में रह रहा है, क्योंकि वहाँ की जो भूमि की उपलब्धता है और साथ ही साथ जल का उपलब्धता है, दोनों में असमानता या कहें काफी भिन्नता देखी जा रही है या कहें दूर दूर है। इस वजह से क्या होता है, भूमि का उचित भी उपयोग नहीं हो पाता। चलिए आगे चलते हैं। भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जैसे स्थलाकृति, मृदा, जलवायु, खनिज और जल की संसाधन की उपलब्धता। ठीक है। जैसे हम बताएं कि भूमि वितरण, सॉरी, जो भूमि उपयोग वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में हमने बताया कि जनसंख्या, साथ ही साथ भूमि उपयोग का वितरण, और ये दोनों एक साथ जोड़ के आप समझ सकते हैं कि भूमि उपयोग का वितरण कहीं ना कहीं वंश के जनसंख्या घनत्व को भी निर्धारित करेगा, या कहें जनसंख्या घनत्व को, जनसंख्या वितरण को जो चीजें निर्धारित करेंगी वो भी कहीं ना कहीं भूमि उपयोग को भी निर्धारित करते हैं। जैसे कि देखते हैं भौतिक कारक कौन कौन से और मानवीय कारक। तो भौतिक कारक में आप देखेंगे कि जलवायु, स्थलाकृति, मृदा, खनिज, जल की उपलब्धता, ये क्या करते हैं, भौतिक रूप से उस भूमि के उपयोग के क्या करते हैं, सुनिश्चित करते हैं कि वहां के लोग भूमि का किस मात्रा में और कैसे उपयोग करेंगे। वहीं पर मानवीय कारक में आप देखते हैं कि जनसंख्या वितरण, ठीक है, वहां की जनसंख्या कैसी है, या कहें जनसंख्या कम है या ज्यादा है। जैसे भारत में माना जा रहा है कि 125 करोड़ के आसपास जनसंख्या होगी, वहीं पर अमेरिका में जाएंगे तो क्या है, कम है जनसंख्या। ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कि वहां की जनसंख्या, ठीक है, ये क्या होता है, जब हम सामाजिक विज्ञान पढ़ेंगे या कहें परिवार नियोजन जैसी स्थितियां पढ़ेंगे कि वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ के पॉलिसी कैसी, वहाँ के लोगों की मानसिकता कैसे कैसे सोचते हैं। जैसे जापान जैसे देशों, उत्तर कोरिया, नॉर्थ कोरिया में देखेंगे तो वहां पर देखा जा रहा है कि आजकल लोग अपने परिवार को नहीं बढ़ाना चाह रहे, तो नेचुरली वहां पर देखा जा रहा है परिवार में या कहें जनसंख्या में वृद्धि का रेट कम है। ठीक है। नेगेटिव ग्रोथ देखी जा रही है कई जगह पे, या कहें ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या वृद्धि हो रही है, और साथ ही साथ जो जनसंख्या वृद्धि की दर है वो हमेशा लगातार कम होती जा रही है कई देशों में, और ये एक समस्या के रूप में भी कई देशों द्वारा देखा जा रहा है। जैसे साउथ कोरिया हो गया, जापान हो गया, चाइना हो गया, ठीक है, जितनी भी डेवलप कंट्रीज है वहां पर क्या है, मटेरियलिस्टिक सोसाइटी होने की वजह से वो क्या कर रही है, वहां की जनसंख्या प्रभावित हो रही है। ठीक है। लोग मटेरियलिस्टिक हो गए हैं, उपभोक्तावादी हो गए हैं, तो वो अपने जीवन को व्यवस्थित करने का प्रयास करते हैं। वो आगे आने वाली जनरेशन के बारे में कम सोचते हैं। बेसिकली वो चाहते हैं कि हम जितने हैं मतलब सिंगल एज अ लिविंग रहे, मतलब वो अपने आप को सिंगल रखते हैं और साथ ही साथ अपने परिवार के बारे में कम सोचते हैं। और यहाँ देखेंगे कि इस वजह से जो है वहाँ पे फर्टिलिटी रेट भी कम होती है, या कहें पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो कम देखी जाती है। तो मानवीय कारक में आप देखेंगे कहीं ना कहीं जनसंख्या, वहाँ की जनसंख्या कैसी उस देश की या उस क्षेत्र की, वो भी प्रभावित करेगी उस स्थान के भूमि उपयोग को। साथ ही साथ प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी कैसी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के अवसर, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि आप देखेंगे दिल्ली जैसे क्षेत्रों में वहाँ के लोकल लोग कम है, जबकि बाहरी या कहें प्रवासी लोग ज्यादा रहते हैं वहां पर। क्यों? क्योंकि वहां पर उच्च शिक्षा, साथ ही साथ उच्च स्वास्थ्य के साथ साथ उनको क्या मिल रहा है, अच्छा रोजगार के अवसर मिल रहा है। ठीक है। तो इस वजह से मानवीय कारक जो होते हैं वहां भी क्या करते हैं, भूमि उपयोग को निर्धारित करते हैं। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगर हम स्वामित्व के आधार पर देखें, जैसे हमारा घर होता है, हम कहते हैं मेरा घर है या अपना घर है। तो जब हम अपना घर कहते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि वो हमारा पर्टिकुलर है, उसकी अथॉरिटी हम ही रखते हैं कि हम ही उस घर के मालिक हैं। लेकिन जब कोई ऐसे पार्क होते हैं, कोई पार्क में जाते हैं, ठीक है, कोई एंटरटेनमेंट बिल्डिंग में जाते हैं, सरकारी कोई बिल्डिंग होती है वहां पर जाते हैं, तो वो क्या कहते हैं, ये समुदाय क्या है, भूमि है। यहाँ पर क्या है, सभी उस समुदाय के लोग या उस क्षेत्र के लोग क्या कर सकते हैं, आ जा सकते हैं। ठीक है, कोई भी आ जा सकता है। तो वो क्या है, तो भूमि को अगर स्वामित्व के आधार पर देखेंगे तो दो तरीके से बांट सकते हैं, सामुदायिक भूमि और साथ ही साथ निजी भूमि के रूप में देखा जा सकता है। ठीक है। जनसंख्या और उनकी मांग सदैव बढ़ती रहती है, लेकिन भूमि की उपलब्धता सीमित है। ऐसा तो नहीं कि हम जनसंख्या बढ़ाते जाए तो भूमि भी बढ़ती जाए, ऐसा तो है नहीं। ये हम अपनी डिमांड्स करते जाए कि भूमि हमें इतना प्लाट है या कहीं इतने क्षेत्र पे हमारा घर बना हुआ, अब और चाहते हैं कि उसका विस्तार और करें, तो नेचुरली वो भूमि अपने आप तो विस्तारित नहीं होगी हमारी लालचा के वश में। तो क्या होता है यहाँ पर, माना ये है कि जो भूमि है वो एक लिमिटेड रिसोर्स है, हमारे पास पर्याप्त है लेकिन क्या है, वो लिमिटेड है। उसमें भी देखेंगे कई जगह पर क्या है, वनस्पतियां, नदियां हैं, झीलें हैं, वो भी क्या है, हमारे लिए रिसोर्स है जो कि भूमि पर उपलब्ध है। तो क्या हो सकता है, जहां पर आवासीय जनसंख्या या कहे जनसंख्या के रहने योग्य जो भूमि है वो क्या है, लिमिटेड है। या तो हम ऐसा कर सकते हैं, वनों को काट काट करके वहां पर कृषि कार्य कर सकते हैं, घर बना सकते हैं, सेटलमेंट्स बढ़ा सकते हैं। तो उससे क्या होगी, बाकी कई सारी समस्याएं उत्पन्न होंगी, जलवायु परिवर्तन, साथ ही साथ पॉल्यूशन जैसी चीजें कई सारी बढ़ेंगे। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर जनसंख्या और उनकी मांग सदैव बढ़ती रहती है, लेकिन भूमि की जो मात्रा है वो हमेशा सीमित रहती है या सीमित मात्रा में उपलब्ध रहते। स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में अंतर होता है, लेकिन
लोगों ने सामुदायिक भूमि पर व्यापारिक क्षेत्र बनाने, नागरीय क्षेत्रों में घर बनाने, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने और अनाधिकृत हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। तो आप देख रहे हैं कि जब भूमि की सीमित उपलब्धता है और साथ ही साथ देख रहे हैं कि जनसंख्या भी बढ़ती जा रही है, तो लोगों को क्या करना पड़ेगा, अपने लिए घर बनाना होगा, सामुदायिक क्षेत्र बनाने होंगे, जहाँ पर कई सारे पार्क होंगे, नगरीय क्षेत्र देखेंगे, व्यापारिक केंद्र होंगे, यहाँ पर क्या होगी, मार्केट लगेगी। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्य योग्य भूमि की जरूरत होगी, क्योंकि खाना तो सभी को खाना है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखेंगे कई जगह ऐसी समस्याएं देखने पड़ती है कि वो क्या करें, अनाधिकृत हस्तक्षेप करते हैं, ऐसी जगह पे भी घर बनाते हैं जो उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर होता है। आज भूमि उपयोग प्रतिरूप में व्यापक परिवर्तन हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तन को दर्शाते हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी है और एक स्टेटमेंट भी, इसको समझ सकते हैं। आज भूमि उपयोग, चलिए इसको हम क्या कर देते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं। आज भूमि उपयोग प्रतिरूप में व्यापक परिवर्तन हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तनों को दर्शाता है। तो ये बताना चाहते हैं या हमसे पूछना चाह रहे हैं, या कई सारे ऐसे परिवर्तन हैं, वो एक प्रकार से पूछना भी चाह रहे हैं और बता भी रहे हैं कि आज का जो भूमि उपयोग का जो प्रतिरूप है, जैसे हम भूमि को उपयोग कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, व्यापक रूप से हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तन को ला रहे हैं। कहीं ना कहीं हम जिस प्रकार से भूमि को उपयोग कर रहे हैं, वो हमारे क्या कर रहे हैं, सांस्कृतिक परिवर्तनों को बढ़ा रहे। तो इसके कौन कौन से परिवर्तन देखे जा सकते हैं, जैसे कि हम नॉर्मली देख सकते हैं कौन कौन से परिवर्तन, कि जैसे कि हम लोग क्या करते थे पहले, नेचर या कहें पारंपरिक खेती करते थे, आज की डेट पे क्या कर रहे हैं हम लोग, वाणिज्यिक कृषि की तरफ क्या कर चुके हैं, बढ़ चुके हैं। और इसमें ये समस्या देखी जा रही है, जो पहले पारंपरिक कृषि करते थे लोग, तो उस स्थिति में आप देखते थे कि वहां पर क्या होता था, जैसे फसल कटाई का हो गया, बैसाखी का समय हो गया, जब फसल उगाने या कहें बीज डालने का खेत के समय पे होता था, तो वहीं पर कई सारे तीज त्योहार बनाए जाते थे। ठीक है, मेले लगाए जाते थे, लोग मिलते जुलते थे, सामुदायिक संपर्क बढ़ता था, लोगों के बीच सहभागिता बढ़ती थी, लोगों में समावेशिता या कहें सहअस्तित्व की भावना और ज्यादा मजबूत होती थी। तो देखते थे बंधुत्व की भावना उस क्षेत्र में विकसित होती थी। तो आज की डेट पे देख रहे हैं, जहां लोग क्या कर रहे हैं, पारंपरिक खेती से व्यवसायिक खेती की तरफ गए हैं, तो उनके कई सारे जो परंपरा है, कल्चर है, रीति रिवाज है, ठीक है, उनमें परिवर्तन देखा जा रहा है। साथ ही साथ आप ये देखेंगे कि सामाजिक संरचना में भी परिवर्तन देखा जाता है। तो सामाजिक संरचना में आप कैसे परिवर्तन देख सकते हैं, तो जैसे एक तो पहले आपको बताया, चलिए यहीं पर लिखा हुआ है क्वेश्चन, तो जैसे ये बताया, जैसे एक बताया कैसे, कि पहले तो ये देखेंगे आप, एक में बताया पारंपरिक पारंपरिक कृषि से लोग क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर किए हैं वाणिज्यिक कृषि की तरफ। तो इससे क्या हुआ है, लोगों के जो पारंपरिक पारंपरिक रीति रिवाज, ठीक है, साथ ही साथ पारंपरिक रीति रिवाज, त्योहार, मेले, जहां पर क्या करते थे लोग, सभी लोग क्या करते थे, एक जगह पर आके मिलते थे। तो अब क्या हो गया है, जब लोग पारंपरिक कृषि की जगह वाणिज्यिक कृषि करते हैं, तो एक निर्धारित समय नहीं होता कि कब कृषि कटेगी, कब उसका काटना होगा। तो आप देखेंगे कि जो पारंपरिक रीति रिवाज हैं, जैसे बैसाखी का मेला लगता था, ठीक है, जब बीज उगाए जाते तब लोग मिलते थे, मेले लगाते थे, तो इन सब चीजों में परिवर्तन देखा जा रहा है। साथ ही साथ आप दूसरा ये देख सकते हैं कि सामाजिक संरचना में परिवर्तन हो रहा है। सामाजिक संरचना में कैसे परिवर्तन हो रहा है, आप ये देखेंगे कि वाणिज्यिक कृषि की वजह से क्या हो रहा है, जिनके बड़े जोत थे वो क्या हो रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त कर रहे हैं, वहीं पे जिनके पास छोटे क्षेत्र थे या कहें छोटे जोत थे, तो उनके क्या हो रहे हैं, लाभ में कमी हो रही है। तो एक तो ये देख रहे हैं कि दोनों के बीच काफी अंतर आ रहा है, उनके इनकम में या कहें उनके लाभ में काफी अंतर आ रहा है। इस वजह से क्या देख रहे हैं, कृषि के कृषक में ही कई सारे भाग बट चुके हैं, एक होते हैं जो कि बड़े कृषक हैं और कुछ छोटे कृषक होगा, किसान हो गए, छोटे किसान, बड़े किसान। और साथ ही साथ सामाजिक संरचना में ऐसे परिवर्तन देखा जा रहा है कि पहले लोग समुदाय क्या कहें, पूरे एक संयुक्त परिवार की संरचना देखी जाती थी। आप हमेशा देखते होंगे कि संयुक्त परिवार में क्या होता था कि सभी
क्या होते थे, एक साथ रहते थे। संयुक्त परिवार की जो संरचना हुई है वो क्या हुई है, ब्रेक हुई है। अब बहुत लिमिटेड या कहें बहुत कम ऐसे परिवार देखे जाते हैं वो अभी भी जो क्या है संयुक्त परिवार में रह रहे हैं, या कहें सभी लोग एक साथ रह रहे हैं। इसकी वजह यह है कि वाणिज्यिक कृषि या कहें मटेरियलिस्ट उपभोक्तावादी सोसाइटी होने की वजह से लोग ज्यादा से ज्यादा क्या कर रहे हैं, मटेरियलिस्टिक हो रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं, शहरों की तरफ जा रहे हैं। तो उनके जो छोटे कई सारे अब बंटवारे होते हैं फैमिली में, ठीक है, जो एक बड़ा सा खेत होगा उसके कई सारे बंटवारे होंगे, तो क्या होगा, जब कई सारे बंटवारे होंगे तो छोटे छोटे जोत में क्या होगा, कृषि कार्य करना टफ हो जाएगा, या कहूँ उसमें इनपुट लगाना ज्यादा लाभदायक नहीं होगा। तीसरा आप ये देख सकते हैं, आर्थिक गतिविधियों में परिवर्तन हुआ। आर्थिक गतिविधि में परिवर्तन देखेंगे, ठीक है। आर्थिक गतिविधि में परिवर्तन देखेंगे, साथ ही साथ आप पर्यावरण संबंधी मूल्यों में परिवर्तन देखेंगे, सांस्कृतिक पहचान में परिवर्तन देखेंगे, ठीक है। तो ऐसे कई सारे रीजन है जिसने क्या किया है, भूमि के बदलते प्रतिरूप ने कहीं ना कहीं वहां के समाज के सांस्कृतिक परिवर्तनों को भी दर्शाया जा सकता है, या कहीं उसको समझा जा सकता है कि आखिरकार जैसे जैसे भूमि के उपयोग में परिवर्तन आ रहे हैं, वहां पर क्या देखा जा रहा है कि लोगों में सांस्कृतिक जो कल्चर है वो उसमें भी क्या कर परिवर्तन आ रहा है। जैसे कि पहले क्या होते थे, एक छोटा सा घर होता था वहां पर लोग रहते थे, अब मल्टीप्लेक्स बिल्डिंग होती है, वहीं पर कई सारी सोसाइटी के लोग रहते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर ये देखेंगे कि मल्टीप्लेक्स सोसाइटी की ये प्रॉब्लम है कि वो एक दूसरे या अपने पड़ोसी को भी जान नहीं होते, मतलब ये है कि वो इंटरेक्शन कम हो रहा है, और कहीं ना कहीं उसके लिए जिम्मेदार वहाँ की सोसाइटी भी है, या कहें वो ज्यादा से ज्यादा क्या है, अपने आप में व्यस्त है, ठीक है। वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण निम्नीकरण, भूस्खलन, मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा है। तो आप जो हमारे प्रतिरूप हैं, तो एक प्रकार से देखेंगे कि आर्थिक गतिविधियां बढ़ रही हैं, पर्यावरण जो मूल्य है वो कम हो रहा है। पर्यावरण को जैसे हम पूछते थे, वहां के पेड़ पौधों को पूछते थे, नदियों को पूछते थे, ठीक है, कई सारे जैसे बरगद, पीपल, इन सबको क्या करते हैं, पूछते हैं, तुलसी का पौधा घर के अंदर लगाते हैं, नीम के महत्व को समझते हैं। तो ये सब चीजें कम हो रही हैं, ठीक है। तो आप ये देखेंगे कि कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण देखा जा रहा है कि निम्नीकरण की स्थिति देखी जा रही है, कि भूस्खलन जैसी स्थिति बढ़ रही है, भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, मृदा अपरदन बड़ी मात्रा में हो रहा है, मरुस्थलीकरण हो रहा है पर्यावरण के लिए, जो कि बहुत बड़ा खतरा है। तो आप निम्नीकरण को ऐसे देख सकते हैं कि भूमि का जो उपयोग है वो क्या हो रहा है, सेटलमेंट्स या बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को या इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में उपयोग किया है। भूमि संसाधन का संरक्षण, अभी तो हमने ये समझ लिया कि जैसे कि हमारे जो बदलते प्रतिरूप है भूमि के, उससे क्या हो रहा है, काफी भूमि जैसे जो हमारा रिसोर्स है उसमें काफी ज्यादा डिग्रेडेशन देखा जा रहा है। क्या हो रहा है, हम वनों को काट रहे हैं, उससे मृदा अपरदन देखा जा रहा है, पेड़ों को काट रहे हैं तो उससे क्या है, जलवायु पॉल्यूशन, वायु पॉल्यूशन जैसी स्थिति बढ़ रही है, क्लाइमेट चेंज जैसी स्थिति आ रही है, ठीक है। और कई सारी ऐसी भूमि है जिसको हम क्या कर रहे हैं, जंगलों को काट काट के कृषि कार्य बढ़ा रहे हैं, या तो वहां पर कंक्रीट इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है। अब यहाँ पर हमारे पास यह है कि आखिरकार हम भूमि का संरक्षण कैसे करें। तो बढ़ती जनसंख्या तथा इसकी बढ़ती मांगों के कारण भूमि और कृषि योग भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ। तो हमने ऐसा क्यों किया है, भूमि का विनाश क्यों किया है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ी, और जनसंख्या जब बढ़ेगी तो उनको रहने के लिए घर, उनके चलने फिरने या कहें उनके संपर्क के लिए, तो हम क्या करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए हमने क्या किया, भूमि का काफी बड़ी मात्रा में क्या किया, काटना शुरू किया, ठीक है। इस इससे इस प्राकृतिक संसाधन के समाप्त होने का डर पैदा होगा। समाप्त होने का यह है मतलब है कि जिस भूमि पर पहले वन होते थे उस पर क्या कर रही है, मानव सेटलमेंट देखे जा रहे हैं, या वहां पर बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर देखे जा रहे हैं, या कृषि कार्य किए जा रहे हैं। तो क्या हो रहा है, ये जो हमारा संसाधन था, भूमि ऐसा जो हमारा रिसोर्स था जहाँ पर हमें प्राकृतिक नेचुरल वनस्पति मिलती थी, तो उसको हम क्या कर रहे हैं, लगातार क्या कर रहे हैं, विनाश कर रहे हैं, या उसमें कमी कर रहे हैं। इसलिए विनाश की वर्तमान दर को अवश्य ही रोकना चाहिए। वनोरोपण, भूमि उद्धार, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के विनियमित उपयोग तथा अतिचारण पर रोक आदि भूमि के संरक्षण के लिए उपयुक्त तरीके, ठीक है। और भी तरीके हो सकते हैं भूमि के संरक्षण के लिए, लेकिन जो इसमें दिए गए हैं, जैसे वनोरोपण, हम क्या करें, वनों को लगाएं, ज्यादा से ज्यादा हम क्या करें, वनों को या कहें पेड़ों को लगाएं, तो जिससे क्या हो, जंगली क्षेत्र में, वनों क्षेत्र में क्या हो, नए नए पेड़ हो गए। भूमि उद्धार,
जैसे कई सारी बंजर भूमि हो जाती है तो वहां पर हम क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे ऐसे जो झाड़ियां ऐसे पौधों को लगा सकते हैं। जैसे रेगिस्तानी एरिया में क्या करते हैं, पौधे उगते हैं, तो जो बंजर जमीन है उस पर क्या कर सकते हैं, नए वनस्पति छोटे छोटे पेड़ पौधों को लगा के उसकी क्या कर सकते हैं, उर्वरकता और भी बढ़ाई जा सकती है। रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के विनियमित उपयोग, तो आखिरकार हम ये भी देख रहे हैं जो मरुस्थलीकरण बढ़ा है, एक तो कहीं ना कहीं वो कारण है कि वहां की भूमि को, वहां के पेड़ पौधों को काट दिए गए हैं, तो जिसकी वजह से क्या है, उसकी जो आर्द्रता बनी रहती थी पेड़ पौधे की वजह से, या कहें उसकी उर्वरकता बनी रहती थी, वो क्या हो रही है, लगातार कम हो रही है। और साथ ही साथ ये देखते हैं उस भूमि की उर्वरकता कम होना, या कहें उसमें अम्लीयता बढ़ना या क्षारीयता बढ़ने की वजह यहाँ पर देखी जाती है रासायनिक उर्वरकों या कीटनाशकों का बड़ी मात्रा में उपयोग करना, या कहें विनियमित रूप से उपयोग न करने की वजह से ऐसा देखा जाता है। और साथ ही साथ अतिचारण, अतिचारण मतलब नॉर्मली क्या होता है, जो जानवर मवेशी होते हैं वो क्या करते हैं, चरण करते हैं या कहीं वहां पर ग्रेसिंग करते हैं। लेकिन वहीं पर देखेंगे अतिचारण की वजह से क्या होता है, वहां पर क्या होता है, वहां की जो परत होती है जो कि घास से ढकी रहती है, और वो क्या होती है, मिट्टी को बांधे रहती है घास। लेकिन जब अतिचारण होने की स्थिति में क्या हो जाएगा, वहां की घास खत्म हो जाएगी, और साथ ही साथ देखेंगे कि मिट्टी क्या होगी, जो मृदा होगी वो खुली हो जाएगी। इस वजह से वहां पर शुष्कता बढ़ेगी और हवा से क्या होगा, उस मिट्टी का या कहें उस मृदा का लगातार क्या होगा, कटाव होगा, उसकी उपजाऊता कम देखेंगे। मृदा, अभी तक हमने एक रिसोर्स पढ़ा है मृदा, अब दूसरा जो हमारा रिसोर्स है क्या है, पहला भूमि पढ़ा है, अब हमें पढ़ना है मृदा। तो आप देखेंगे भूमि की ऊपरी परत में जो छोटे छोटे कंकड़, छोटे छोटे कण होते हैं चट्टानों के या मिट्टी के, वो क्या होते हैं, मृदा का निर्माण करते हैं भूमि के ही ऊपर। अब भूमि और मृदा को हम अलग इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि हर जगह की मृदा उपजाऊ नहीं होते। जैसे रेगिस्तानी क्षेत्रों में जाएंगे तो वहां की भूमि क्या है, उपजाऊ नहीं है। मृदा जहां पर होगी वो भूमि क्या होती है, उपजाऊ होती है। और मृदा एज अ रिसोर्स इसलिए हमारे लिए क्या है, रिसोर्स है, इसलिए क्योंकि वहां पर अगर मृदा क्या होगी, उपजाऊ होगी, तो वहां पर हम आर्थिक क्रिया कर पाएंगे, जैसे कृषि कार्य। ठीक है, और जब कृषि कार्य करेंगे तो क्या होगा, वहां पर आर्थिक क्रियाएं बढ़ेंगे, तो प्रोसेसिंग यूनिट्स नई नई लगेंगे, रोजगार मिलेंगे। तो इससे क्या होगा, जो हमारे लिए रोजगार के अवसर प्रदान करेंगे, या आर्थिक क्रियाओं को बढ़ावा देता है। पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की जो पतली परत होती है वही क्या कहलाती है, मृदा कहलाती है। एक बात और ये जान लीजिए कि जो पतली परत होती है, या कहें लगभग 1 सेंटीमीटर परत को बनने में लगभग हमें हजारों साल लग जाते हैं, मृदा की 1 सेंटीमीटर परत को बनने में। तो हम इसके समय के महत्व को समझ सकते हैं कि आखिरकार मृदा के निर्माण में कितना समय लगता है और उसको क्षरण होने में कितना समय लगता है। अगर ज्यादा मात्रा में उसका क्षरण होगा और निर्माण की प्रक्रिया धीमी हो जाएगी तो कहीं ना कहीं मरुस्थलीकरण की स्थिति देखने को मिलती है, और यही वजह है कि मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है। यह भूमि से निकटता से जुड़ी हुई है। स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। ठीक है, जो स्थल रूप होता है वो कहीं ना कहीं मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। जैसे एक एग्जांपल ऐसे समझ लीजिए, जैसे कि दक्कन एरिया है, जो दक्षिण भारत का सह्याद्री वाला क्षेत्र है, तो वहां पर क्या है, दक्कन ट्रेप है, जो कि क्या है, लावा से बना हुआ है, मैग्मा से क्या है, बना हुआ है। तो आप वहां पर देखेंगे तो उस क्षेत्र में हमें काली मृदा देखने को मिलती है। ठीक है, क्योंकि वहां पर आग्नेय चट्टानों का ज्यादा मात्रा में स्थिति होने की वजह से जब वो क्या होते हैं, अपक्षय होता है, अपर्दन होता है, तो आसपास के क्षेत्रों में काली मृदा का निर्माण होता है। और आप काली मृदा के बारे में जानते ही, ये कृषि के लिए बहुत उपजाऊ है, स्पेशली कपास के उत्पादन के लिए, क्योंकि इसकी आर्द्रता धारण करने की क्षमता ज्यादा होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि जो स्थल रूप है वो मृदा के प्रकार को निर्धारित कर रहा है। जैसे समझ सकते हैं कि मृदा के जो प्रकार को निर्धारित करता है, उसकी जो जनक सेल होती है उससे क्या होता है, उसकी संरचना मृदा की निर्धारित होती है। यहाँ पर देख सकते हैं जनक सेल रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज, मात्रा, पारगम्यता को निर्धारित करते हैं। तो मृदा की जो जनक सेल है या जिन जनक सेलों से टूटकर मृदा का निर्माण हुआ है, वही क्या करते हैं, उसके उर्वरता को या वहां पर उपलब्ध खनिजों को निर्धारित करते हैं। उच्चावच तुंगता, ठीक है, ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं। ठीक है, जैसे कि उच्चावच तुंगता का मतलब यह है कि अगर ज्यादा ढाली क्षेत्र होगा तो नीचे वाले क्षेत्रों में कम उपजाऊ मृदा देखने को मिलेगी। ऐसा इसलिए जब ऊंचाई क्षेत्रों से क्या होगा, मृदा का नदी द्वारा अपर्दन होगा किसी चीज का, तो वहां की मिट्टी का या मृदा का लगातार कटाव होते जाएगा। उस जो उपजाऊ मृदा है उसका निक्षेपण किसी ढलान या कहीं निम्न ढलान वाले क्षेत्र में क्या हो जाएगा, उसका निक्षेपण हो जाएगा। तो उच्च तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं। ज्यादा ढाल होगी तो वहां पर देखेंगे जो मृदा का संचय है या मृदा उपजाऊ मृदा की जो उपलब्धता है वहां पर कम देखी जाएगी या कम होगी। ठीक है, वनस्पति, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं।
वनस्पति जात जैसे पेड़ पौधे हो गए, प्राणी जात हो गए, सूक्ष्म जीव ह्यूमस के निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। जैसे कि किसी क्षेत्र पर वनस्पति और किसी क्षेत्र पर वनस्पति नहीं है। जैसे रेगिस्तानी क्षेत्रों में देख ले, वहां पर वनस्पति नहीं है, या कहें बहुत सीमित मात्रा में, बहुत कम है। जो भी है झाड़ियां या कंटीले पेड़ पौधे हैं, ठीक है। और प्राणी जात क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, वहां पर हमेशा संचरण करते रहते हैं, वहां पर अपना दैनिक या क्या अपने जीवन यापन जैसे वहां पर रहते हैं, खाते पीते हैं, तो वहां पर क्या करेंगे, अपना मलमूत्र भी त्याग करेंगे, जो कि क्या है, एक ह्यूमस के रूप में काम करेगा, या क्या वहां पर उसकी उत्पादकता को बढ़ाने में काम करेगा। साथ ही साथ सूक्ष्म जीव जो अपघटक होते हैं, कोई बॉडी एनिमल डेड हो जाएगा तो उसकी बॉडी को क्या करेंगे, अपघटन करेंगे। तो ये एक पूरी संरचना होती है, या कहें जैसे कि मानव को माना जाता है ये 5 तत्वों से बना हुआ है, ठीक है। इसमें क्या है, अग्नि, आकाश, पाताल, जल, वायु, ठीक है, अग्नि, ये सब क्या है, मिलके 5 तत्वों से बना हुआ है। तो अंततः कहीं ना कहीं निर्माण और विनाश की प्रक्रिया में देखा जाता है कि सभी चीज क्या होती है, इसी मृदा में वापस इसी में क्या होती है, समा जाती है, या इसी में विलीन हो जाती है। क्यों? क्योंकि मृदा से ही इनका उत्पादन होता है या उत्पन्न होते हैं, और वापस इनकी प्रक्रिया वापस वहीं पर क्या हो जाती है, खत्म हो जाते हैं। तो ये देखेंगे कि वनस्पति जात, प्राणी जात, सूक्ष्म ह्यूमस निर्माण की क्या करते हैं, दर को प्रभावित करते हैं। जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय और हुमस निर्माण की दर को भी प्रभावित करते हैं। तो जो जलवायु है, उच्च जलवायु जैसे जलवायु है, ठीक है, मानसूनी जलवायु जैसे भी जलवायु हो गए, तापमान, वर्षा, अपक्षय। अब आप कहीं का मान ले कि जैसे रेगिस्तानी क्षेत्र, वहां पर तापमान तो अधिक है लेकिन वर्षा निम्न है, तो वहां पर अपक्षय और अपर्दन की स्थिति डिफरेंट होगी। और वहां पर देखेंगे कि ह्यूमस निर्माण की जो प्रक्रिया होगी वो बहुत कम होगी। ह्यूमस के निर्माण आप वहीं उन्हीं क्षेत्रों में ज्यादा देख पाएंगे जहां पर वर्षा की मात्रा ज्यादा है, ठीक है। क्योंकि ज्यादा मात्रा में जहां वर्षा होगी वहां पर पेड़ पौधे वनस्पति ज्यादा उपलब्ध होगी, वहां पर वन्य जीव ज्यादा मात्रा में होंगे। तो वहां पर एक देखेंगे कि पारिस्थितिक तंत्र जो होगा वो काफी डाइवर्स और काफी सघन होगा। तो इस क्षेत्रों में क्या होगा, वहां पर लगातार ये निर्माण और प्रक्रिया, जनन की और मृत्यु की दर लगातार बनी रहेगी। लोग, कई पेड़ पौधों का जन्म होगा, उत्पन्न होंगे, वापस वो क्या होंगे, डेड होंगे, डिके होंगे। तो इस प्रक्रिया में क्या होती है, उस क्षेत्र की ह्यूमस निर्धारित होती है। समय मृदा प्रच्छेदिका की मोटाई को निर्धारित करती है। जो मृदा है, जैसा कि अभी बताया कि जो मृदा है उसको लगभग 1 सेंटीमीटर मृदा को बनने में लगभग सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। जब सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं तो जितना समय लगेगा या कि जितने दिनों बाद वो मृदा का निर्माण होगा, जितने सालों सैकड़ों वर्षों बाद क्या होगा उसका निर्माण होगा, वो मृदा उतनी ही क्या होगी, ज्यादा मोटी होगी, या कहें ज्यादा समय तक देर वाली मृदा वो क्या होगी, ज्यादा मोटी होगी। मृदा निर्माण के कारक, ठीक है। तो मृदा निर्माण के कारकों में आप देख सकते हैं कि क्या आता है, वहां की जलवायु आती है, जनक शैल हो जाती है, ठीक है, उच्चावच होते आता है, स्थलाकृतिक उच्चावच हो जाता है, तो जैव पदार्थ की भूमिका हो जाती है। मृदा निर्माण के संगठन में क्या होते हैं, समय एक महत्वपूर्ण कारक होता है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं मृदा के निर्माण में मुख्य कारक जनक शैल, ठीक है, जो पेरेंटल रॉक है वो का स्वरूप, और जलवायु कारक में आप देख सकते हैं तापमान, आर्द्रता, वर्षा, ठीक है। मृदा निर्माण के अन्य कारक स्थलाकृतिक जैव पदार्थों की भूमिका और मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय, अलग अलग स्थानों में ये भिन्न भिन्न होते हैं। मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय, ठीक है। ये मृदा का तो हम क्या कर रहे हैं, इसके महत्व को समझ लिए, ये हमारे लिए कैसे महत्व है, क्योंकि मृदा ज्यादा उपजाऊ होगी तो वहां पर आर्थिक क्रियाएं ज्यादा होगी, कृषि कार्य ज्यादा हो पाएगा। जब कृषि कार्य ज्यादा होगा तो नई नई प्रोसेसिंग यूनिट्स लगेंगे, नए नए आर्थिक क्रियाओं के अवसर मिलेंगे, ठीक है। तो आप ये देखेंगे कि मृदा निर्माण के जो कारक है, तो वही क्या करेंगे, जब उनमें कमी देखी जाएगी या उसमें अति देखी जाएगी तो उस स्थिति में क्या होगा, इसका निम्नीकरण होगा। और मृदा के निम्नीकरण में मानवीय कारक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, जो घने वनस्पतिक क्षेत्र है जहाँ पर घास फूस या पेड़ पौधे हैं उनको लगातार हम क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं। और इस वजह से क्या हो रहा है, उस क्षेत्र के जो वनस्पति या उस क्षेत्र की वनस्पति या घास फूस जो है उसको क्या हुए किए हुए उस मृदा को पकड़े हुए, जिससे क्या हो, जल के द्वारा उसका अपर्दन कम हो। लेकिन जब वहां पर वनस्पति या घास फूस नहीं रहेगी तो उस क्षेत्र का क्या होगा, जो अपर्दन दर है वो बढ़ जाएगी। अपर्दन फिर भी होता है लेकिन उस टाइम पे जो खाली मृदा होगी या बिल्कुल नग्न मृदा होगी, ऊपरी परत अगर नग्न होगी, उस स्थिति में क्या होगा, वहां पर अपर्दन तीव्र हो जाएगा और इस वजह से देखा जाएगा कि निम्नीकरण होगा। इसके पहले जैसे भूमि संरक्षण में देखा कि वहां पर हमने रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक ये बड़ी मात्रा में उपयोग कर रहे हैं, और साथ ही साथ जैसे हम देख रहे थे अतिचारण की स्थिति, ज्यादा से ज्यादा सेटलमेंट्स बनाना, कंक्रीट्स बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, वनों को साफ कर रहे हैं। तो वही सब कारक है जो कि इसके मृदा निम्नीकरण के लिए भी क्या है, जिम्मेदार है। चलिए पढ़ लेते हैं इसको। मृदा अपर्दन को
और क्षीणता मृदा संसाधन के लिए दो मुख्य खतरे हैं। मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारकों से मृदाओं का निम्नीकरण हो सकता है। ठीक है, तो मानवीय कारक आपको बता दिए, हम क्या कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में क्या कर रहे हैं, वनों को काट रहे हैं, अतिचारण, ज्यादा से ज्यादा हम क्या कर रहे हैं, मवेशियों का पालन करेंगे तो अतिचारण की स्थिति होगी, तो उससे भी क्या होता है, निम्नीकरण हो रहा है। मृदा और के निम्नीकरण में सहायक कारक वनोन्मूलन, ठीक है, वनों को ज्यादा से ज्यादा काट रहे हैं, वन उन्मूलन हो रहा है, अतिचारण, रासायनिक उर्वरकों और साथ ही साथ कीटनाशकों का उपयोग, वर्षा दोहन, ठीक है, भूस्खलन, बाढ़, मृदा संरक्षण की कुछ विधियां निम्न प्रकार। ठीक है, तो आप ये देखेंगे तो ये सब चीजें क्या है, मृदा निम्नीकरण के लिए जिम्मेदार है। कौन कौन से, वनोन्मूलन, अतिचारण, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशकों का उपयोग, अत्यधिक उपयोग, साथ ही साथ वर्षा दोहन, भूस्खलन और बाढ़, ये सभी रीजन क्या है, वन निम्नीकरण मृदा निम्नीकरण के लिए जिम्मेदार है। अब हम अगर मृदा संरक्षण की बात करें कि इनका संरक्षण कैसे किया जा सकता है, तो इसके संरक्षण के लिए हम क्या कर सकते हैं, मृदा संरक्षण के लिए हम क्या कर सकते हैं, मल्च बनाना। मल्च क्या होता है, जैसे जब हम कहीं पर खेती कर रहे होते हैं या पेड़ पौधे लगे होते हैं तो उनके बीच के स्थानों में क्या होता है, खाली स्थान होता है, या कहीं वहां पर कोई भी घास फूस या वनस्पति कम मात्रा में देखी जाती है, तो वहां पर हम क्या कर सकते हैं, अनावृत जो भूमि होती है उसमें जैव पदार्थ जैसे प्रवाल, ठीक है, और साथ ही साथ ढक दी जा सकती है। तो हम क्या कर सकते हैं, जो भी खाली स्थान है या कहीं पेड़ों के बीच या जो कृषि कार्य कर रहे हैं उनके बीच में जो क्यारियां हैं, उनके बीच में जो स्पेस है, उसमें हम क्या कर सकते हैं, मल्चिंग कर सकते हैं, वहां पर क्या कर सकते हैं, प्रवाल जैसे जो चीजें हो उनको क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं, जिससे क्या हो, वो मृदा ढक जाएगी। ठीक है, और इससे क्या होगी, मृदा की आर्द्रता रुकी रहेगी या मृदा की शुष्कता नहीं बढ़ेगी। तो इस स्थिति में क्या होगा, वो मृदा संरक्षित रहेगी या कहें उसका निम्नीकरण कम हो। वेदिका फार्म्स क्या होते हैं, तो चौड़े समतल सोपान अथवा वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो। ठीक है, तो ये क्या किया जाता है, आप यहाँ पर देखेंगे वेदिका फार्म, तो यहाँ पे क्या करते हैं, जो ढलान होते हैं, ढलानी क्षेत्र होते हैं, तो वहां पर क्या करते हैं, हम बड़े बड़े चौड़े चौड़े पट्टेदार क्या करते हैं, स्थानों का निर्माण करते हैं जिसपे क्या कर सके, हम कृषि कार्य कर सके। ठीक है, और इससे क्या होता है, साथ ही साथ मृदा अपरदन कम होता है और पृष्ठीय प्रवाह भी कम होता है। पृष्ठीय प्रवाह मतलब जब जल तेजी से नीचे आता है, जब उसको रुक रुक के कहीं तेजी से ऊपर आएगा, फिर मैदान मिलेगा, फिर नीचे आएगा, फिर मैदान मिलेगा, तो उसकी जो प्रवाह की गति है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ऐसा समझ लीजिए कि जैसे ये कोई पहाड़ी क्षेत्र है, फिर ये ढलान आया, फिर मैदान, फिर ढलान, फिर मैदान, फिर ढलान, फिर मैदान, तो यहाँ पर जब पानी ऊपर से नीचे गिरेगा तो यहाँ पर क्या होगी, इसकी गति निम्न हो जाएगी या कहीं कम हो जाएगी, फिर वापस यहाँ से थोड़ा सा तीव्र होगा, फिर यहाँ पर निम्न हो जाएगा। तो इस स्थिति में देखेंगे कहीं ना कहीं मृदा की जो कटाव है या मृदा का अपरदन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समुच्च रेखीय जुताई, पहले तो आप ये समझ लीजिए कि समुच्च रेखीय क्षेत्र क्या होते हैं या समुच्च रेखा क्या होती है। समुच्च रेखा वो रेखा, काल्पनिक रेखा होती है जो कि एक समान ऊंचाई वाले पॉइंटों को या समान ऊंचाई वाले क्षेत्रों को क्या करती है, जोड़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जिससे जोड़ती है। एक पहाड़ी ढाल पर समुच्च रेखाओं के समानांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करते हैं। इसका सेंस ये हुआ कि जैसे समुच्च रेखा, जैसे ये कोई क्षेत्र है ऐसे है, तो यहाँ पर देखेंगे कि जो इसके समान पॉइंट है, जैसे ये समान एरिया है जहाँ की समान ऊंचाई है, तो उन क्षेत्रों पर हम क्या कर सकते हैं, जुताई करें, मतलब समुच्च रेखी या कहें उनकी ऊंचाई को क्या करते आधार बनाते हुए वहां पर क्या करें, हम जुताई करें और वहां पर क्या करें, खेती कार्य करें या कृषि कार्य करें। तो उस स्थिति में देखा जाएगा कि जो ढाल प्रवणता है वो क्या होगी, कम हो जाएगी या कहें ढाल कम प्रभावी होगी और मृदा अपरदन कम देखा जाएगा। रक्षक मेखलाएं क्या होती हैं, जैसे शुष्क प्रदेश होते हैं जहां पर कृषि कार्य करें, जैसे कि कई सारे शुष्क प्रदेश होते हैं वहां पर कृषि कार्य करते हैं, तो जब गर्मी का सीजन आता है तो वो क्या होता है, काफी उच्च तापमान रहता है, निम्न आर्द्रता की स्थिति में शुष्कता बढ़ती है और वो मृदा की जो ऊपरी परत होती है वायु के प्रवाह से क्या होती है, उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाती है, या वायु के ऊपरी मृदा की ऊपरी परत का क्या होता है, लगातार अपरदन देखा जाता है। तो इस स्थिति में क्या करते हैं, जो खेत का या कहें जोत का जो चारों तरफ का एरिया होता है या कहें उसका जो बाउंड्री होती है, उसके चारों तरफ क्या करते हैं, हम
पेड़ लगा देते हैं, या क्या करें, एक जो तटीय क्षेत्र है जहां से प्रवाह देखा जाता है वायु का लगातार तटीय क्षेत्रों से, तो उसमें क्या करें, उसके सामने क्या कर दे, पेड़ों को इस तरह लगा दें। तो ये क्या करेंगे, वायु की जो तीव्र गति होगी उसको क्या करेंगे, कम कर देंगे, या उसको अवरोधक के रूप में कार्य करेंगे। और इससे क्या होगा, जो शुष्क प्रदेशों की जो ऊपरी वायु मृदा होती है वो क्या हो जाती है, शुष्क हो जाती है या कहीं सूख जाती है। और इससे क्या होता है, वायु के द्वारा जो कटाव होता है, मृदा अपरदन होता है, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और इससे मृदा का निम्नीकरण कम देखा जाता है। तटीय क्षेत्रों और शुष्क प्रदेशों में पवन की गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं, ताकि मृदा आवरण को क्या कर सके, बचा सके। समुच्च रेखीय रोधिकाएं, रोधिकाएं मतलब ये होता है कि जैसे गांव में नॉर्मली खेतों में देखे होंगे कि वहां पर मैड़ बनाई जाती है। मैड़ मतलब ये होता है कि मृदा जो खेत होता है उससे क्या होता है, उसकी बाउंड्री में थोड़ी ऊंची मृदा लगा दी जाती है, जिससे क्या होता है, एक या तो ये होता है कि पानी जब सिंचाई करे तो वहां पर पानी क्या हो, रुका रहे, उसका एक पर्पस ये होता है। दूसरा जो पर्पस होता है तो वो एक क्या करता है, बाउंड्री बनाता है उस खेत की, जो निर्धारित करता है कि ये खेत इसका है या दूसरे का है। ठीक है, वो क्या करता है, खेत की बाउंड्री को निर्धारित करता है। समुच्च रेखीय रेखाओं पर रोधिकाएं बनाने के लिए पत्थरों, घास, मृदा का उपयोग किया जाता है। रोधिकाओं के सामने जल एकत्रित करने के लिए खाइयां बनाई जाते हैं। ठीक है, तो ये भी एक कार्य होता है कि जब हम सिंचाई करें या खाइयां बनाएं तो मतलब क्या, जब चारों तरफ खाइयां बना देंगे तो जल संग्रह होगा उससे, और क्या होगा, उसके खेत के जल स्तर, जो मृदा है, नीचे भूमि है, उसमें क्या होगा, निष्ठालन ज्यादा होगा। ठीक है, अंतःश्रवण ज्यादा होगा, तो जिससे क्या होगा, मृदा का जल स्तर या क्या भूमि का जल स्तर बढ़ेगा, और साथ ही साथ उपजाऊता बढ़ेगा। चट्टान बंध, नदी के प्रवाह के क्षेत्र में क्या करते हैं, हम ऐसे चट्टान या पत्थरों को लगाते हैं तो उसकी गति को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ठीक है, रक्षक नालियां भी बनाई जा सकती हैं। ठीक है, बीज की फसल उगाना, जैसे क्या होता है, कई बार क्या होता है, फिर फसल एक सीजन से एक सीजन के बीच लगाई जाती है, मतलब एक समय के बाद 2-3 महीने के लिए क्या होती है, खेत खाली हो जाते हैं। तो उस बीच में हम क्या कर सकते हैं, उस खेती में क्या ना हो, अपर्दन, सॉरी अपर्दन न हो, तो वहां पे क्या कर सकते हैं, जो बीज के मतलब जैसे जायद फसलें होते हैं, ठीक है, जो बरसात गर्मी के सीजन में लगाई जाते हैं, जैसे नदी क्षेत्रों के तटीय क्षेत्रों में लगाया जाता है, तो उनको लगाया जा सकता है। जैसे वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतारों में लगाई जाती हैं। ठीक है, चलिए अब हमें पढ़ना है जल संसाधन। ठीक है, तो आपको यहाँ पर दो चीजें पता चली, हमने भूमि के बारे में पढ़ा, भूमि के साथ साथ मृदा में पढ़ा। जो भूमि के निम्नीकरण के लिए या भूमि के अति उपयोग के लिए जो जिम्मेदार कारक थे, वो कहीं ना कहीं मृदा के निम्नीकरण के लिए भी कारक थे, और उनका सुझाव या कहीं उनको संरक्षित करने का प्रयास वही है जो हम कर रहे हैं, मानवीय कारक, साथ ही साथ प्राकृतिक कारक है, जो वायु की तीव्र गति और शुष्क प्रदेशों में नेचुरली या कहीं प्राकृतिक रूप से जो मृदा का कटाव देखा जाता है, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, नॉर्मली हम रक्षक वेदिकाएं बना दे, या पहाड़ी क्षेत्रों में समुच्च रेखीय खेती करें, ठीक है, मल्चिंग करें, तो इन सब चीजों से हम क्या कर सकते हैं, मृदा निम्नीकरण को रोक सकते हैं। अब जल एज अ रिसोर्स कैसे है, ठीक है, जैसे कि एक यहाँ पर फैक्ट दिया गया है, क्या आप जानते हैं वर्ष 1975 में मानव उपयोग के लिए जल की खपत लगभग 3,850 घन किलोमीटर प्रति वर्ष थी, जो कि वर्ष 2000 में बढ़कर 6,000 घन किलोमीटर प्रति वर्ष से भी अधिक हो गए। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं, तेजी से इसमें वृद्धि देख रहे हैं, और वहीं पर इसमें ये देख रहे हैं कि जल की जो उपलब्धता है, जल के जो रिसोर्सेस है, अलावड़ीय जल के रिसोर्सेस है, उनमें लगातार आप कमी देख रहे हैं, और जबकि जल की उपभोक्ता की वृद्धि देखी जा रही है। तो दोनों ही में क्या है, कंट्रास्ट देखा जा रहा है, जहां निम्न की जल वितरण और साथ ही साथ जल की उपलब्धता सीमित हो रही है, वहीं पर देखा जा रहा है जल की मांग, अलावड़ीय जल की मांग क्या है, लगातार वृद्धि हो रही है। तो इससे क्या होगी, जल क्राइसिस जैसी स्थिति बनेगी, या कहें जल की समस्याएं उत्पन्न होगी। जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है, भूपृष्ठ पर 3/4 भाग पर जल से ढका हुआ, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, पृथ्वी को जल ग्रह भी कहते हैं, या ब्लू प्लेनेट भी बोलते हैं, क्योंकि ऊपर से देखने पर हमें कैसे दिखता है, ब्लू दिखता है। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले, जैसे कि हम मानते हैं कि पृथ्वी का निर्माण तो काफी पहले वर्ष हुआ था, ठीक है, कई अरब वर्ष पहले हुआ था, लेकिन पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति लगभग 3.5 अरब वर्ष पूर्व माना जाता है। और उसमें भी जब मानव की उत्पत्ति, या कहें जीव, सॉरी मानव की नहीं, जब जीव की उत्पत्ति हुई तो माना जाता है कि आदि जो महासागर थे, या कहें प्राचीनतम जो महासागर थे, उनके जल में हुए थे। मतलब जो जीव का
उत्पन्न हुए या जन्म हुए या उसकी संरचना का निर्माण हुआ, तो पहला कहाँ प्रारंभिक जो निवास जो माना जाता है या कहाँ पर उनका प्रारंभ हुआ, तो वो आदि महासागरों में माना जाता है या जल में संसाधन में माना जाता है, जहां पर जल उपलब्धता उन क्षेत्रों में देखा जाता है। यद्यपि आज भी महासागर पृथ्वी की एक सतह के 2/3 भाग पर ढके हुआ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आजकल जैसे कि भूपृष्ठ 3/4 भाग पर जल से ढका हुआ, वहीं पर महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग से ढके हुए हैं और विविध प्रकार से पौधे और जंतुओं को मदद करते हैं। तो विविध प्रकार से क्या महत्वपूर्ण रूप से क्या करते हैं, इसकी हेल्प करते हैं, क्योंकि पानी के बिना जीना संभव नहीं। जैसे कहते हैं जल है तो जीवन है, तो बेसिकली क्या है कि जल एक बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है और ये साथ ही साथ वनस्पति और जीव जंतुओं को भी क्या कहते हैं, संसाधन के रूप में उपयोग करते हैं, ये मतलब उपयोग में आते हैं। महासागरों का जल लवड़ी है और मानवीय उपभोग के लिए जो उपयुक्त जल है वो क्या अलवड़ी, ठीक है, जो कि केवल 2.7% ही पूरे पृथ्वी पर प्राप्त जल का भाग है। 2.7 मतलब 97.3% जो वाटर है वो हमारे उपयोग में नहीं है, या कहें वो कैसा है, लवड़ी जल है। लगभग 70% भाग पर बर्फ की चादरों और 70% भाग बर्फ की चादरों और हिमानियों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। अपनी स्थिति के कारण ये मनुष्य की पहुंच के बाहर है। केवल 1% अलवण जल या पीने योग्य जल उपलब्ध है और वह मानव उपभोग के लिए उपयुक्त है। यह भौम जल के रूप में हो सकता है, नदियों, झीलों, पृष्ठ या कहें भूपरपट्टी पर जल के रूप में, या कहें वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में पाया जाता है। तो मतलब जो हमारे पास 2.7% है उसका भी सिर्फ और सिर्फ 1% हम क्या है देखते हैं किस फॉर्म में, जलवाष्प के फॉर्म में, ठीक है। साथ ही साथ भूमिगत जल और नदी, झीलों, ठीक है। तो आप जो देखेंगे 2.7% में से भी 1% सिर्फ ये क्या है हमारे उपयोग के लिए, बाकी जो बचा हुआ 1.7% है वो क्या है हिम के रूप में या कहें ग्लेशियर्स में, अंटार्कटिका और आर्कटिक क्षेत्रों में, ठीक है। इसलिए अलावड़ी जल पृथ्वी का सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ है। पृथ्वी पर जल ना बढ़ाया जा सकता और ना ही घटाया जा सकता, जैसा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास देखते हैं तो वही चीज यहाँ भी फॉलो हो रही है कि जो जल की मात्रा है ना तो हम उसको खत्म कर सकते ना ही उसको बढ़ा सकते। जैसा कि आप जल चक्र में देखते हैं जो जल वाष्पित होता है, जल वाष्पित होता है वो वापस संघनित होकर जल बूंदों में आता है। जल बूंदों क्या है वर्षा के रूप में धरती पर वापस जल के रूप में आता है, वर्षण के रूप में। तो आप ये देख सकते हैं कि जल चक्र क्या करता है, उस जल की जो मात्रा है उसको क्या बनाए रहता है, हमेशा सीमित बनाए रहता है या कहें कांस्टेंट बनाए रहता है। इसकी कुल मात्रा स्थिर रहती है, इसकी प्रचुरता में विविधता प्रतीत होती है, ठीक है। तो इसकी प्रचुरता में विविधता प्रतीत होती है, इसका मतलब ये है कि इसकी जो प्रचुरता या कहें इसकी उपलब्धता, जैसे कि क्या मानते हैं कि 97.3% भूभाग पर क्या है जल की उपलब्धता है, लेकिन आप उसमें विविधता देखते हैं कि सबसे ज्यादा क्या है ये अलवड़ी जल के फॉर्म में। फिर ये भी देखते हैं कि जो उपलब्ध है सॉरी लवड़ी जल के रूप में क्या है सबसे ज्यादा है। फिर वहीं पर ये देखते हैं आपकी 2.7% जो है अलवड़ी जल के रूप में जो कि हमारे लिए उपलब्ध है, उसमें भी 1.7% ग्लेशियर्स के फॉर्म है और बचा हुआ 1% कई फॉर्म में भूमिगत जल, जलवाष्प के फॉर्म में है, ठीक है, नदी, झीलों, झरनों में है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि इसकी प्रचुरता तो है, साथ ही साथ इसमें विविधता भी है, क्योंकि यह वाष्पीकरण, वर्षण और वाह की प्रक्रियाओं द्वारा महासागरों, वायु, भूमि और पुनः महासागरों के चंकर द्वारा निरंतर गतिशील है। तो इसको कह सकते हैं जैसे कि जल चक्र बोलते हैं। तो वो क्या है जल वाष्प से क्या होता है बादलों के फॉर्म में जाता है, बादल से क्या होता है संघनन, संघनन से क्या होता है वर्षा की बूंदें बनती हैं और वर्षण के फॉर्म में वापस जल पृथ्वी पर आता है। तो ये पूरी चक्र बनी रहते हैं, ठीक है। मनुष्य जल की बड़ी मात्रा का उपयोग न केवल पीने और धुलाई के लिए ही करता है वरन उसका उत्पादन प्रक्रिया में भी करता है। जैसे इंडस्ट्रीज होती हैं, जो प्रोसेसिंग यूनिट्स होते हैं, तो उनको क्या करना होता है बड़ी मात्रा में जल की उपलब्धता होती है। जैसे कि नॉर्मली आप देख सकते हैं जितने भी थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं जो कि कोयले से चलते हैं उसमें भी बड़ी मात्रा में जल की उपलब्धता होती है या क्या उनको जरूरत पड़ती है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं जल की उपलब्धता हमारे जीवन के कार्यों के हर स्थिति या क्या हर स्तर पर देखने को मिलता है। जल कृषि उद्योगों, बांधों, जलाशयों माध्यम से विद्युत उत्पादन करने में भी प्रयोग किया जाता है। जल स्रोतों के सूखने अथवा जल प्रदूषण के कारण अलावड़ी जल की आपूर्ति की कमी के मुख्य कारण बढ़ती जनसंख्या, भोजन और नकदी फसलों की बढ़ती मांग, बढ़ता नगरीकरण और बेहतर होता जीवन स्तर है।
तो कहीं ना कहीं ये जो समस्या देख रहे हैं, अलावड़ी जल की जो अपर्याप्तता देखी जा रही है, या अलावड़ी जल की जो क्राइसिस देखे जा रहे हैं, तो उसके लिए कहीं ना कहीं कारण क्या है? मुख्य रूप से बढ़ती जनसंख्या, बढ़ता नगरीकरण, बढ़ती जल की मांग, भोजन और नकदी फसलों की बढ़ती मांग और बेहतर होता जीवन स्तर। तो ये कहीं ना कहीं हमने देखिए ये पूरा एक बताया गया है। औसतन एक भारतीय नागरिक प्रतिदिन में 150 लीटर जल का उपयोग करता है। ये इस तरह से पूरा टोटल दिया गया है कि कहाँ कहाँ उपयोग करता है। यही आप विकासशील देशों में देखेंगे तो इससे कई गुना ज्यादा, कहें 2 से 3 गुना ज्यादा क्या करते हैं, एक दैनिक दिनों में क्या करते हैं, वो इसका जल का उपयोग करते हैं। ठीक है। क्या आप जानते हैं कि आपने जल बाजार के बारे में सुना? सौराष्ट्र प्रदेश में 1.25 लाख जनसंख्या वाला अमरेली शहर पास में के तालुकों से पानी खरीदने के लिए पूर्णतः निर्भर है। तो ये देख सकते हैं स्थिति। अभी नॉर्मली जैसे कि हम 20 रुपए का बॉटल लेते हैं बिस्लेरी का, उसमें पीते हैं। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, जल की क्राइसिस को भी बताता है, या कहीं शुद्ध जल या पीने योग्य जल की उपलब्धता को सीमित बताता है कि कहीं ना कहीं क्या है, जल की उपलब्धता या पीने योग्य जल में क्या है, लगातार कमी आ रही है या क्राइसिस बढ़ने की स्थिति है। अगर हम लगातार इसी तरह जल के संसाधनों को संरक्षित न करें, उनको संरक्षण न करें। जल उपलब्धता की समस्याएं कैसे हैं? अगर आप देखेंगे कि विश्व के कई प्रदेशों में जल की कमी देखी जाती है, और बेसिकली क्या हो जाती है, अगर आप इसको ऑब्जर्व करेंगे जो भी इसमें लिखा है, तो आप उसमें देखेंगे कि पश्चिमी तटीय क्षेत्रों या महाद्वीपीय पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में देखा जाता है, या पश्चिमी भागों में, महाद्वीपों में ये देखा जाता है कि जल की उपलब्धता क्या है, लगातार कम देखी जाती है। अधिकांश अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिणी एशिया, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग, उत्तर पश्चिमी मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका के भाग और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया अलावड़ी जल की आपूर्ति की कमी के कारण सामना कर रहे हैं। भारत में ही आप देख सकते हैं, बेंगलुरु, हैदराबाद जैसे बड़ी बड़ी सिटीज में गर्मियों के सीजन में क्या होता है, पानी की कमी हो जाती है। सरकार क्या करती है, पानी के टैंकर शहरों में पहुंचाती है। तो ये क्या है, जल की उपलब्धता की कमी दिखाता है। ठीक है। ये देश ऐसे जलवायु प्रदेश में स्थित है जहां अक्सर सूखा पड़ता है, उनमें जल अभाव की अधिक समस्या बनी रहती है। इस प्रकार जल का अभाव मौसमी अथवा वार्षिक वर्षण में विविधता के परिणाम स्वरूप ही हो सकता है, अथवा अति उपयोग और जल के स्रोतों के संदूषण के कारण भी जल का अभाव हो सकता है। ठीक है। जैसे हम क्या करते हैं, लगातार नदियों को क्या कर रहे हैं, प्रदूषित कर रहे हैं। ठीक है। हम क्या करते हैं, जो जल शोधित होता है, या कहें जो जल फैक्ट्रियों से निकलता है या कल कारखानों से निकलता है, तो उनको क्या करते हैं, उनको सीधे क्या भेज देते हैं, या कहाँ डाल देते हैं, नदियों में डाल देते हैं। जो हमारे लिए पीने योग्य पानी होता है या उसको यूज किया जा सकता है हमारे द्वारा, उसको क्या कर रहे हैं, लगातार प्रदूषित कर रहे हैं। जबकि हमें क्या करना चाहिए था, जो फैक्ट्री या कल कारखानों से निकल रहा है पानी, ठीक है, संदूषित जो पानी निकल रहा है, उसको क्या करें, हम उसमें शोधन करें, फिर उसमें क्या करें, उसको डालें, या कहें उस जल को क्या करें, वापस ज्यादा क्या करें, पुनः यूज करें, या पुनर्चक्रण करें, रिसाइकिल करें, यूज करें, ज्यादा से ज्यादा रीयूज करें। ठीक है। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, हम जो जल की मात्रा है उसी को क्या कर सकते हैं, ज्यादा एफिशिएंट तरीके से यूज कर सकते हैं और जल के क्राइसिस को कम कर सकते हैं। जल संसाधनों का संरक्षण। आज विश्व के शुद्ध तथा पर्याप्त जल स्रोतों का पहुंचना एक बड़ी समस्या बन गई। इस क्षीण होते संसाधन के संरक्षण के लिए कदम उठाने चाहिए। यद्यपि जल एक नवीकरणीय संसाधन, तथापि इसका अति उपयोग और प्रदूषण इससे उपयोग के लिए अनुपयुक्त बना देते हैं। ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसका अति उपयोग से साथ ही साथ जो उसमें प्रदूषण कर रहे हैं, जल प्रदूषण कर रहे हैं। ठीक है। जो घरों के या कहे शहरों के, जो नगरों के क्या होते हैं, सीवेज होते हैं, उनको सीधे हम क्या करते हैं, नदी नहरों में क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो उससे भी क्या होता है, जल प्रदूषित होता है। अशोधित या आंशिक रूप से शोधित वाहित जल, कृषि रसायनों का विसर्जन, जल निकायों में औद्योगिक बहिस्त्राव जल के प्रमुख संदूषक इसमें क्या होते हैं, जो कि इसमें शामिल नाइट्रेट धातु है, पीड़कनाशी जल को प्रदूषित कर देते हैं। इससे क्या होता है, अधिकांश ये आप देख रहे हैं कौन कौन सी समस्या, आंशिक या अशोधित वाहित मल, कृषि रसायनों का विसर्जन, जल निकायों और औद्योगिक बहिस्त्रावों के प्रमुख संदूषक, साथ ही साथ इसमें सम्मिलित नाइट्रेट, कीटनाशक जल को क्या कर देते हैं, प्रदूषित कर देते हैं। इनमें से अधिकांश रसायन अजैव निम्नीकरण के कारण जल द्वारा मानवीय शरीर में पहुंचते हैं, और इस प्रकार से इन प्रदूषकों को जल निकायों में छोड़ने से पूर्व बहिस्त्रावों को उपयुक्त विधि संशोधित करके जल प्रदूषक नियंत्रित किया जा सकता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जल को प्रदूषित करने के कौन कौन से कारण हैं और कैसे हो रहा है। और इसमें यह भी बताया गया है कि जो जल निम्नीकरण होता है, उसके द्वारा आप ये देखेंगे कई सारे जो रसायन होते हैं अजैव निम्नीकरणीय होते हैं, या कहें जिनको
डिग्रेडेबल नहीं होता या कहें उसमें बने रहते हैं। और उससे क्या होता है, जब हम उस वापस जल को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं या पीते हैं, तो वो हमारी बॉडी में आ जाते हैं। फिर वापस जब कोई बॉडी डिकेड होती है या कोई जीव जंतु डिके होगा, वो वापस क्या हो जाता है, मरुस्थल या कहें मृदा में पहुंच जाता है। तो इससे क्या ऐसे देखेंगे, जो अजय निम्नीकरणी होने के कारण ये क्या करते हैं, जल मानवीय शरीर में भी पहुंच जाते हैं, और जिससे क्या होती है, कई सारी बीमारियां देखने को मिलती हैं। ठीक है। अब हम इस जल को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, इसके प्रदूषण को कैसे रोक सकते हैं, या कहें इसके अति उपयोग के लिए, या कहें इसके एफिशिएंट यूज के लिए हम कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं। ठीक है। वन और अन्य वनस्पतिक आवरण धरातली प्रवाह को मंद करते हैं। जैसे वन लगे हों, वनस्पतियां हों, ठीक है, खुले मैदान हो, तो वहां पर आप देखेंगे कि वहां पर जब वर्षण होगा तो वो क्या करेंगे, जल नीचे आएगा, और जल क्या होगा, धरती के अंदर क्या होगा, जमीन में अवशोषित हो जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। वहीं पर अगर कंक्रीट हो जाएगा या पेड़ पौधों की कमी होगी, तो वो जल क्या होगा, तेजी से प्रवाह हो जाएगा, और उसका अंतः श्रवण जो पृथ्वी के आंतरिक भागों में देखा जाएगा वो कम हो जाएगा, जिससे भूमि जल स्तर या भू जल स्तर लगातार, भूमिगत जल स्तर क्या होगा, लगातार कम होते जाएगा, और उस मृदा की शुष्कता बढ़ेगी। तो यहाँ पर दोनों ही प्रक्रियाएं देखने को मिलेगी, जहां मृदा निम्नीकरण होगा, साथ ही साथ मृदा अपरदन तेजी से होगा, और साथ ही साथ भूमिगत जल की कमी होने के कारण उस मृदा की क्या हो सकती है, क्षारीयता या अम्लता बढ़ जाने की स्थिति निर्मित हो जाएगी। तो आप देखेंगे कि इसके लिए क्या कर सकते हैं, वन और वन वनस्पतिक आवरण धरातलीय प्रवाह को क्या करते हैं, कम करते हैं, और भूमिगत जल को पुनः पूरित करते हैं, या भूमिगत जल स्तर को बढ़ाते हैं। जल संग्रहण पृष्ठीय प्रवाह को बचाने की दूसरी विधि है। और दूसरी क्या कर सकते हैं, जो पृष्ठीय प्रवाह है, ठीक है, उसमें हम क्या कर सकते हैं, जल संग्रह कर सकते हैं। ठीक है। छतों पे क्या कर सकते हैं, हम उनको थोड़ी सी छत की जो बाउंड्री है उसको क्या कर सकते हैं, ऊंचा कर सकते हैं, और उसमें क्या कर सकते हैं, जल संग्रह कर सकते हैं, और उस छत के जल को क्या कर सकते हैं, वर्षा के समय पे पाइप से सीधे अंडरग्राउंड या कहें सीधे धरती पर भेज सकते हैं, जिससे क्या होगा, वो ज्यादा से ज्यादा धरती में अवशोषित होगा। ठीक है। और इससे क्या होगा, पृष्ठीय प्रवाह, जैसे आजकल देखा जा रहा है शहरों में, देखे दिल्ली में, बेंगलुरु में, इस तरह से बड़े बड़े शहरों में देखा जा रहा है कि वर्षा वाले क्षेत्र में या कहें जब वर्षण की स्थिति आती है, वर्षा होती है, तो उस स्थिति में देखा जाता है बाढ़ जैसी स्थिति बनती है। तो वहां की जो बाढ़ की स्थिति, वो सबसे बड़ी समस्या क्या है, जो बड़ी मात्रा में जल धरती अवशोषित कर लेती थी, भूमि अवशोषित कर लेती थी, अब उसकी जगह पे क्या हो गया, खुले मैदान की जगह अब क्या होगा, वहां पर कंक्रीटाइजेशन हो गया, कंक्रीट का इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, जिससे अंतः श्रवण जल का क्या होता है, कम होता है, और वहां पर पृष्ठीय प्रवाह की गति भी बढ़ जाती है। जल संग्रहण, उस क्षेत्र में जल संग्रहण देखा जाता है तेजी से बढ़ जाता है, और बाढ़ की स्थितियां बन जाते हैं। ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, कहीं ना कहीं जल का संग्रह कम कर पाते हैं, या कहें जो जो जल संग्रहित हो जाता है एक क्षेत्र में कंक्रीट वाले इंफ्रास्ट्रक्चर में, न तो वो जल स्तर को बढ़ाता है, और साथ ही साथ वो दूसरी समस्या उत्पन्न कर देता है, जो कि बाढ़ की स्थिति के रूप में देखा जाता है। तो जब हम अगर ऐसा करेंगे, तो वो क्या करेगा, भूमिगत जल स्तर को बढ़ाएगा, साथ ही साथ जो पृष्ठीय प्रवाह है उसको क्या करेगा, कम कर देगा या धीमा कर देगा। जल रिसाव को कम करने के लिए खेतों को सिंचित करने वाली नहरों को क्या करना होगा, ठीक से पक्का करना होगा। जैसे ये देखा जाता है कि हम जैसे नहरों से नदियों को जोड़ते हैं, नदियों को नहरों से जोड़ते हैं, सॉरी ये कहेंगे कि नदियों से जब नहरों को निकालते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, हम उनके साइड्स को जो स्लोप्स होते हैं उनको क्या नहीं कहते, कंक्रीटाइजेशन नहीं करते, या उनको मजबूत नहीं बनाते, सीमेंट से नहीं बनाते। तो देखेंगे कि जल का मैक्सिमम अवशोषण क्या हो जाता है, साथ ऐसे क्षेत्रों में हो जाता है जहां पर जल की कम जरूरत नहीं होती, वो क्या हो जाता है, अवशोषित कर लेता है, और बड़ी मात्रा में जल का मिसयूज होता है या कहें नुकसान होता है। तो हम क्या करें, जो नहरों का साइड्स होता है उसको क्या करें, कंक्रीटाइजेशन कर दें, उसको मजबूत कर दे, पक्का बनाना चाहिए। और रिसाव, इससे क्या होगा, रिसाव कम होगा, साथ ही साथ वाष्पीकरण होने की वाली जल क्षति को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। और दूसरा, जैसे कि इसराइल से हम क्या सीख रहे हैं, स्प्रिंकलर टेक्नोलॉजी देख रहे हैं। ठीक है। काफी वाटर एफिशिएंट या वाटर रेजिलियंट एग्रीकल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, उसको उसके वहां से एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी को लेके, और साथ ही साथ हम वहां से क्या करते हैं, स्प्रिंकलर टेक्नोलॉजी को ड्रिप इरिगेशन सिस्टम होगा, या कहें ड्रिप सिस्टम या बूंद सिंचाई सिस्टम देख ले सकते हैं। ठीक है। तो टपकन विधि, ये सब क्या कर सकते हैं, जो हम क्या करते हैं नॉर्मली हमारे गांव क्षेत्रों में क्या देखने को मिलता है कि खेतों में क्या करते हैं, कुएं से या क्या नहरों से पाइप लगा के पानी खेतों में भर दिया जाता है। तो कुछ तो जल क्या होता है,
भूमि द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, जबकि मैक्सिमम जो भाग होता है दोपहर के समय पे या सूर्य भगवान द्वारा क्या किया जाता है, उसका वाष्पीकरण हो जाता है। ठीक है, तो इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, स्प्रिंकलर टेक्नोलॉजी का, इरिगेशन सिस्टम का यूज कर सकते हैं, या ड्रिप सिस्टम का यूज कर सकते हैं, या टपकन विधि का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, जिससे क्या होगा, जल संरक्षण बढ़ेगा, या कहें जल का इफिशियंट यूज होगा। और साथ ही साथ ऐसे क्षेत्रों में, जैसे राजस्थानी क्षेत्रों में देखा जाता है कि वहां पर जल की कमी होती है, तो वहां पर वाटर रेजिलिएंट खेतों का, कृषि का क्या कर सकते हैं, बढ़ावा दे सकते हैं। सिंचाई के इन विधियों को अपनाकर बहुमूल्य जल संसाधन को क्या कर सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन, ये सब चीजें हम पिछले चैप्टर 7th और 6th में पढ़ चुके हैं कि प्राकृतिक वनस्पति क्या है और वन्य जीवन क्या है। चलिए इसको पढ़ लेते हैं। एक ये स्टोरी दी गई है, जो स्कूल के बच्चे हैं वो एक ऐसे प्रदर्शनी में जाते हैं जहाँ पर हस्तशिल्प प्रदर्शनी को दर्शाया गया है। तो वहां पर बच्चे देखते हैं कि कई कुछ ऐसे हैं जो जूट से बने हुए, कई रेशम से बने हुए, कुछ बांसों से बने हुए ऐसे कई हस्तशिल्प हैं। ठीक है, तो उनको यहाँ से ये समझ में आता है कि जो हमारे प्राकृतिक वनस्पति है वो हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है। जो रेशे हैं, सहतूत हो गया, या क्या रेशम के कीड़े हो गए, वो रेशम जो उत्पादन होता है। ठीक है, स्कार्फ जो बना है, हैंड बैग जो बना था, किससे, बांस के बना हुआ था, लकड़ी से बना हुआ था। तो ये देखते हैं, उनको पता चलता है कितनी सुंदर सुंदर चीजें क्या होती हैं, हम वनस्पति जो प्राप्त है उनका उपयोग करके हम क्या करते हैं, इनको बनाते हैं। तो उनको ये समझ में आता है कि जो प्राकृतिक वनस्पति है वो हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। आगे जब हम पढ़ेंगे तो प्राकृतिक वनस्पति का इस रूप में हम महत्व समझेंगे कि जब हम जैव मंडल के बारे में पढ़े थे, तो जैव मंडल हम क्या देखे थे, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे मृदा निम्नीकरण के जो कारक जो थे हम यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप यहाँ से समझ लीजिएगा। ठीक है, वो सब चीजें हम वहां पर बता दिए। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि प्राकृतिक वनस्पति हमारे लिए संसाधन कैसे, हमें ये समझ रहे हैं। और साथ ही साथ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसमें जो है, प्राकृतिक वनस्पति का वितरण भी बताया गया है। और इसको वैसे हम पढ़ चुके हैं, प्राकृतिक वनस्पति का वितरण कैसे देखा गया था। अभी एक मिनट बताते हैं। ठीक है, प्राकृतिक वनस्पति ऐसा हमारे लिए रिसोर्स कैसे है। प्राकृतिक वनस्पति हमारे लिए क्या है, संसाधन है। ठीक है, क्या होता है, इससे हमें क्या होता है, फूड मिलता है। ठीक है, टिम्बर मिलती है। ठीक है, साथ ही साथ वायु, क्लीन एयर। ठीक है, तो ये सब चीजें मिलती है। साथ ही साथ आप ये देखेंगे यहाँ पर कि ये हमारे लिए रिसोर्स कैसे हैं, इंपॉर्टेंट और कैसे हैं, ये इकोसिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं। क्यों, क्योंकि ये हमारे इकोसिस्टम का क्या है, उत्पादक वर्ग है। क्योंकि यहीं से हम क्या करते हैं, मैक्सिमम जो जीव जंतु होते हैं वो क्या होते हैं, उत्पादक वर्ग पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। और ये हमारे इकोसिस्टम का ये महत्वपूर्ण क्या है, बेस है। ठीक है, तो ये देखेंगे कि ये हमारे इकोसिस्टम में कैसे इंपॉर्टेंट है। हम जैसे पिछले चैप्टर में पढ़े थे जैव मंडल के रूप में। ठीक है, तो हम जैव मंडल को क्या देखे थे, जहां पर भूमंडल, ठीक है, जलमंडल और वायुमंडल, जहां पर तीनों एक सीमित क्षेत्र पर मिलते थे। और वो सीमित क्षेत्र क्या है हमारे लिए, यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये क्या हमारे लिए सीमित क्षेत्र है, जहां पर क्या है, जीवन संभव, इसी को हम क्या बोले थे, जैव मंडल। ठीक है, तो कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर भूमंडल तो है लेकिन जल नहीं है, तो वहां पर जीवन संभव नहीं है। इसलिए हम बोलते हैं ना, 30% जो लैंड है या कहें सरफेस है, 30% सरफेस पे क्या है, 90% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड रहते हैं। ठीक है, बाकी जो 10% पॉपुलेशन है वो 70% लैंड पर रहती है। ठीक है, तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि ये सीमित क्षेत्र कैसे हो जाता है कि सभी जगह भूमि तो है, जल भी है, लेकिन वायु है, लेकिन ऐसे बिखरे फॉर्म में, यहाँ पर भूमि है वहां पर जल नहीं है, या वायु तो सभी जगह होगा, भूमि है लेकिन उसको वहां पर जल का वितरण उचित नहीं है या सही से उपलब्ध नहीं है, तो उस स्थिति में वहां पर जीवन संभव नहीं है। ठीक है, साथ ही साथ ये देखेंगे, भूमि और जल तो है लेकिन वहां पर तापमान बहुत ज्यादा है, या कहें बहुत सीमित मात्रा में जल है, तो इस स्थिति में देखेंगे कि वहां पर जीवन संभव नहीं है। चलिए चलते प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन को समझते हैं। ठीक है, ये तो आप समझ गए कि ये हमारे लिए प्राकृतिक वनस्पति एज अ रिसोर्स कैसे, ये एक स्टोरी से समझाया गया है, जो बच्चे हस्तशिल्प प्रदर्शनी में जाते हैं। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन केवल स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े हुए सक्रिय क्षेत्र में ही पाए जाते हैं।
ठीक है, जिसे हम जैवमंडल कहते हैं। ठीक है, जैवमंडल में सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर परस्पर संबंधित और निर्भर रहते हैं। जैसे कि हम पर्यावरण जब चैप्टर पढ़ रहे थे तो उसमें हम ये देखे थे कि पर्यावरण क्या होता है, जो हमारे आसपास के सभी जैविक अजैविक तत्व क्या होते हैं, संपर्क या अंतः क्रिया करते हैं और वो एक सिस्टम का निर्माण करते हैं या एक तंत्र का निर्माण करते हैं। उसमें इकोसिस्टम पढ़े थे। जैविक और अजैविक तत्वों के बीच एक अंतः क्रिया देखी जाती है या उनके बीच ऐसा संपर्क देखा जाता है कि दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रमोट करते हैं और वहां पर जीवन संभव बनाते हैं। तो वो इकोसिस्टम था। और पर्यावरण में जो सभी चीजें हमारे चारों तरफ है वो क्या है, हमारे पर्यावरण का हिस्सा है। ठीक है, तो यहाँ पे जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर परस्पर संबंधित है, निर्भर है। इस जीवन आधारित तंत्र को पारितंत्र कहते हैं। तो इकोसिस्टम क्या होता है, तो सभी जीवित जातियां रहने के लिए, जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर क्या है, संबंधित है और निर्भर रहती हैं। और इस बीच ये क्या होते हैं, एक दूसरे पर जीवन पर आधारित होते हैं। ऐसा नहीं कि हम इकोसिस्टम में से किसी एक को निकाल दें। इकोसिस्टम में से अपघटक जो तत्व होते हैं, जो डिकम्पोजर होते हैं, उनको हटा दे तो क्या हमारा इकोसिस्टम सरवाइव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि पूरी जगह क्या होगी, डेड बॉडीज हो जाएंगी। उनको कोई अपघटन नहीं करेगा, उनका डिकम्पोज नहीं करेगा कोई। तो ये कह सकते हैं छोटे से छोटे कीट पतंग भी हमारे इकोसिस्टम का महत्वपूर्ण भाग है। ठीक है, वन्य जीवन बहुमूल्य संसाधन है। पौधे हमें इमारती लकड़ी देते हैं, प्राणियों को आश्रय देते हैं, ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं, इससे हम सांस लेते हैं। फसलों को उगाने के लिए आवश्यक मृदा की सुरक्षा करते हैं, रक्षा मेखला के रूप में कार्य करते हैं, भूमिगत जल के संग्रह में सहायता करते हैं। हमें फल, लैक्टेक्स, तारपीन का तेल, गोंद, औषधि, पौधे, कागज। तो आप ये सब चीजें जो पढ़ रहे हैं, ये जो बता रहे हैं, ये देते हैं, ये सब हमारे के लिए ये क्या है, जो भी हम वनस्पतियों से प्राप्त करते हैं रिसोर्सेस, वो क्या है। ठीक है, पौधे के असंख्य उपयोग है, उनमें से कुछ हैं, जैसे कुछ और जोड़ सकते हैं। जैसे वन्य जीवन के अंतर्गत जंतु, पक्षी, कीट पतंग, जलीय जीव आते हैं। उनमें से दूध, मांस, खाल और ऊन प्राप्त करते हैं। ठीक है, जैसे क्या होते हैं, मांस, जानवरों से हम क्या करते हैं, दुग्ध उत्पादन के लिए जानवरों का पालन करते हैं। मांस प्राप्त करने के लिए भी क्या करते हैं, जानवरों का पालन करते हैं। जैसे कीट पतंग, मधुमक्खी शहद देती है, फूलों के परागण करती है। साथ ही साथ ये सब जो कीट पतंग होते हैं, ये कहीं ना कहीं पॉलिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, या कहें परागण में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, या कृषि की उत्पादकता में भी बढ़ाने में। जैसे कि चाइना में देखे होंगे, जो माओ थे, तो उन्होंने क्या किया था, वहां के जो पक्षी थे या चिड़िया थी, उनको क्या कर दिया था, मरा दिए थे, उनको खत्म करवा दिए थे। ठीक है, तो वहां पर यह देखा गया था कि अगले 1-2 सालों में वहां पर भुखमरी जैसी स्थिति बन गई थी। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि ये कीट पतंग जो होते हैं वो क्या करते हैं, कृषि में लगने वाले बीमारियों या कीड़ों को क्या करते हैं, खा लेते हैं। और साथ ही साथ ये क्या करते हैं, यहाँ के बीज लेके दूसरी जगह क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। साथ ही साथ परागण में भी क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं। तो उत्पादकता ज्यादा से ज्यादा होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये इकोसिस्टम के हमारे सभी इंपॉर्टेंट पार्ट है और सभी का रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पारितंत्र में अपघटन के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चिड़िया अपने भोजन के लिए कीटों पर निर्भर रहती है और घट्टों के रूप में कार्य करती है। गिद्ध मृत जीव जंतुओं को खाने के कारण एक अपमार्जक है। ठीक है, और पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक समझा जाता है। इसलिए प्राणी चाहे बड़े हों अथवा छोटे, सभी पारितंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए क्या है, अनिवार्य है। तो हमारा इकोसिस्टम बैलेंस्ड रहे, तो उसके लिए जरूरी है कि इसमें डिकम्पोजर, प्रोड्यूसर, उपभोक्ता सभी क्या रहे, बने रहे। ठीक है, चाहे बड़े जानवर हो चाहे छोटे जानवर। ठीक है, आप गिद्ध के बारे में एक समस्या देखी चुके होंगे, जो डेक्नोफेनेक था, जो कि पेन किलर था, जो कि जानवरों को दिया जाता था उनके दर्द के लिए, जानवरों में जो दर्द होते थे उसके लिए। तो उससे क्या होता था, जब बॉडी में क्या होता था, जब गिद्ध, वो जानवर मर जाते थे जिनको पेन किलर दिया जाता था, वो क्या नहीं होता था, डिकम्पोज नहीं होता था, या बॉडी उसको खत्म नहीं कर पाती थी। और जब वो डेड बॉडी हो जाती थी या एनिमल्स खत्म हो जाते थे, तो गिद्ध उनको क्या करते थे, खाते थे। और वही जो डेक्नोफेनेक था वो क्या करता था, गिद्धों के बॉडी में चला जाता था, जिससे क्या देखा जाता है, उनकी बॉडी उसको रेजिस्टेंस नहीं कर पाती। वो क्या करते हैं, उनसे उनकी संख्या लगातार कम हुई इस वजह से। प्राकृतिक वनस्पति का वितरण। ठीक है, प्राकृतिक वनस्पति के वितरण में आप सबसे महत्वपूर्ण साधन के रूप में देख सकते हैं क्या, जल का वितरण। ठीक है,
प्राकृतिक वनस्पति का वितरण इस बात पर सबसे ज्यादा निर्भर करता है कि वहां पर वर्षण मात्रा कैसी है, या कहें वार्षिक वर्षा कैसी है, वहां के तापमान कैसा है, वहां की जलवायु कैसी है, उच्चावच कैसा है। जैसे कि हम पिछले चैप्टर जब 7th क्लास में पढ़े थे, जब प्राकृतिक वनस्पतियों का वितरण देखे थे, तो हमने ये देखा था कि जो प्राकृतिक वनों का जब वितरण देखा था, पहले तो हम ये देखे थे कि प्राकृतिक वनस्पति को 3 कैटेगरी में बांटा था। वन, ठीक है, घास स्थल, घास स्थल के रूप में देखा था, ठीक है, या कहें झाड़ियां या सर्फ्स के रूप में देखा था, साथ ही साथ टुंड्रा वनस्पति देखा था, ठीक है। तो आपने ये वन, घास स्थल, झाड़ियां और टुंड्रा जब देखे थे, तो वनों को आपने देखा था 2 प्रकार में देखा था, ठीक है। एक देखा था सदाबहार वन, ये रिवाइज करा रहे हैं, ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब या कहें इसमें नहीं बताया गया सदाबहार वन। और पर्णपाती वन, ये भी हमें 2 जगह मिल रहे थे, उष्ण पर्णपाती वन और उपोष्ण या कहें शीतोष्ण जल पर्णपाती वन। एक मिनट, उष्ण सदाबहार वन और उपोष्ण या शीतोष्ण सदाबहार वन, यहाँ पर भी 2 तरीके के देखे थे, उष्ण पर्णपाती वन और उपोष्ण पर्णपाती वन। घास स्थल ये देखे थे कि ये महाद्वीपों के मैक्सिमम मध्य भागों में देखे जाते थे, जहां पर मध्यम वर्षा होती है, मध्यम वर्षा क्षेत्र, ठीक है। झाड़ियां हमें रेगिस्तानी या कहें उच्च ताप और साथ ही साथ उच्च शुष्क क्षेत्रों में देखने को मिलते थे झाड़ियां, और साथ ही साथ टुंड्रा देखे थे उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में। जितने भी उच्च अक्षांशीय क्षेत्र वहां पर आप देखेंगे टुंड्रा, ठीक है। और यहाँ पर ये देखा जाता था जैसे मॉसेस हो गए, मॉस हो गया, ठीक है, लाइकेन हो गया। यहाँ पर उच्च शुष्क झाड़ियों में आप देखते हैं कैक्टस, ठीक है। तो ये सब देखे थे, और यहाँ पर ये भी देखे थे कि इनकी वनस्पति के हिसाब से या वहां की जलवायु उच्चावच के हिसाब से यहाँ पर वन्य जीवों का भी वितरण इनके स्थानों पर डिफरेंट डिफरेंट देखा गया था। सदाबहार वन हमें कहाँ पर देखा था, जितना भी हमारा जो क्या था मकर रेखा से लेकर कर्क रेखा के मध्य का एरिया था, वहां पर हमें सदाबहार वन और पर्णपाती वन दोनों मिलते हैं। जबकि जब आप देखेंगे कि जो उष्ण सदाबहार वन है वो क्या होते थे, निम्न अक्षांशों पर और पूर्वी तटीय क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। उपोष्ण सदाबहार वन कहाँ पर देखने को मिलता है, जब हम उच्च अक्षांशों पर जाते हैं, मतलब यही मकर रेखा से कर्क रेखा के बीच ही जब थोड़ी निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की तरफ जाते हैं, तो वहां पर हमें देखने को मिलता है, ये पूर्वी तटीय क्षेत्रों में ही देखने को मिलता था। तो इस प्रकार से हमने कहीं ना कहीं प्राकृतिक वनस्पति को वन, घास स्थल, झाड़ियां और टुंड्रा के रूप में बांट कर देखा था, उनकी स्थिति को समझा था। आज हमें देखना है कि जो जो संसाधन है, इसको इनके वनस्पतियों का ऐसे संसाधन हमें देखने का प्रयास करना है, ठीक है। प्राकृतिक वनस्पति का वितरण, वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से किस पर, तापमान और आर्द्रता या कहें वहां पर उपलब्ध जल की मात्रा या वर्षण पर निर्भर करते हैं। विश्व की वनस्पति के प्रमुख प्रकारों को 4 वर्गों में रखा जा सकता है, जैसे वन, घास स्थल, गुल्म या झाड़ियां, यहाँ पे या कटीली झाड़ियां कह सकते हैं, और टुंड्रा, इन भागों में बांटकर देख सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट ये वनस्पति की जो वृद्धि मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है, तापमान, आर्द्रता और वर्षण पर वहां पर निर्भर। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में आप विशाल वृक्ष देखेंगे, ठीक है। इसी प्रकार वन, ये क्या होंगे, वन प्रचुर होंगे, जहां पर जलापूर्ति ज्यादा होगी वो क्या होगा, वन प्रचुर क्षेत्र होंगे। जैसे जैसे आर्द्रता कम होती है वैसे वैसे वृक्षों का आकार और उनकी सघनता कम होती जाती है। सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष और घास उगती है, जिससे विश्व के घास स्थलों का निर्माण होता है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जहां पर उच्च वर्षा है तो वहां पर आपको देखने को मिल रहा है कि घने वन, सघन वन देखने को मिल रहे हैं, बड़े बड़े विशाल वृक्ष देखने को मिल रहा है। वहीं पर जब सामान्य वर्षा वाले या निम्न वर्षा वाले क्षेत्र, मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र देखेंगे तो वहां पर छोटे आकार वाले वृक्ष और साथ ही साथ घास उगती देखने को मिलेगी, ठीक है। और ये मैक्सिमम आपको कहां पर मिलेगा,
महाद्वीपों के मध्य भागों में देखने को है, जिससे विश्व के घास स्थलों का निर्माण होता है। ठीक है, जहाँ पर मध्यम वर्षा होगी या कहीं सामान्य वर्षा होगी तो वहाँ पर छोटे पेड़ पौधे साथ ही साथ घास उगते हुए देखेंगे। वहीं पर कम वर्षा वाले या निम्न वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में आपको कटीली झाड़ियां देखने को मिलेगी या गुल्म देखने को मिलता है। इस प्रकार के क्षेत्रों में पौधों की जड़ें गहरी होती हैं। ठीक है, जो रेगिस्तानी क्षेत्र होते हैं, उच्च तापमान साथ ही साथ उच्च शुष्कता क्षेत्र होते हैं, तो वहां पर जो झाड़ियां होती है या वहां के पेड़ पौधे जो होते हैं उनकी जड़ें क्या होती है, काफी नीचे तक चली जाती हैं, जिससे क्या कर सके वो जल को अवशोषित कर सके, भूमिगत जल को। और साथ ही साथ ये देखेंगे कि उनकी पत्तियां कैसी होती है, कटीली हो जाती है, मोटी हो जाती है, मोम लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है। या कहीं उनके जैसे कैक्टस देखेंगे तो उसके ऊपर क्या होता है, काफी हरा पिगमेंट होता है, वो क्या होता है, मोम की तरह होता है। तो इससे क्या होता है, उसमें वाष्पोत्सर्जन जो होता है सूर्य के या कहीं उच्च तापमान में जब वाष्पोत्सर्जन होता है, जल का वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, उसकी दर कम हो जाती है। इस प्रकार के क्षेत्रों में पौधे की जड़ें गहरी होती है। वाष्पोत्सर्जन से होने वाली आर्द्रता की हानि को घटाने के लिए इन पेड़ों की पत्तियां कांटेदार या मोम सतह वाली होती हैं। शीत ध्रुवीय प्रदेशों में टुंड्रा वनस्पति में मॉस और लाइकेन जैसे चीजें वनस्पति के रूप में हमें देखने को मिलती हैं। पिछली जो 2 शताब्दियों में विश्व में जितने लोग थे, इस समय उनसे कहीं अधिक बढ़ती जनसंख्या के पोषण के लिए, फसलों को उगाने के लिए वनों के विशाल क्षेत्रों में वृक्ष काट दिए गए हैं। विश्व भर में वनों का आवरण तेजी से समाप्त हो रहा है। इस बहुमूल्य संसाधन के संरक्षण की तुरंत आवश्यकता है। तो आप ये देखेंगे जो हमारा प्राकृतिक पर्यावरण है, उसको बेसिकली जो खत्म करने वाला या उसको प्रभावित करने के लिए जो जिम्मेदार कारक है वो है मानवीय कारक, या कहें मानव, या मानव की बढ़ती जनसंख्या। तो मानव कोई भी चीज को लेता है तो वो अपने ऑब्जर्वेशन के हिसाब से एज अ रिसोर्स वो देखता है। जब उसके लिए वो रिसोर्स होता है तो उसका क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा उपभोग करता है, ज्यादा से ज्यादा उसका यूज करने का प्रयास करता है। तो कहीं ना कहीं हमने वनों को जब एज अ रिसोर्स माना, ठीक है, तो उनका क्या किया, ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया और क्या किया, बढ़ती जनसंख्या के लिए, सेटलमेंट और कृषि कार्य के लिए हमने क्या किया, ज्यादा से ज्यादा पेड़ों को काटा। ठीक है, और साथ ही साथ कुछ नेचुरल कारक भी जिम्मेदार हैं, लेकिन वो कम मात्रा में है, जैसे कि आग लग जाती है, भूस्खलन हो जाता है, बाढ़ आ जाती है। ठीक है, तो इनसे भी क्या होता है, कई जो वन क्षेत्र होते हैं वो प्रभावित होते हैं, कई वन प्रभावित हो जाते हैं, आग से पूरे पूरे आग लग जाता है, तो इससे भी समस्या आती है। ठीक है, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव का संरक्षण। वन हमारी संपदा है। पौधे जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं और साथ ही पारितंत्र को भी अनुरक्षित रखते हैं। जलवायु में परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप के कारण पौधों और जंतुओं के प्राकृतिक आवास नष्ट हो सकते हैं। बहुत सी जातियां असुरक्षित अथवा संकटापन्न है और कुछ लुप्त होने के कगार पर है। वनोन्मूलन, मृदा अपरदन, निर्माणकारी कार्य, दावानल, भूस्खलन से कुछ मानव और प्राकृतिक कारक जो मिलकर इन महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं। आज की मुख्य चिंताओं में से एक अनाधिकार शिकार करने की संख्या बढ़ा रहा है, जिससे कुछ खास प्रजातियों की संख्या में तेजी से कमी आ रही है। पशु खाल, चमड़ा, नाखून, दांत और पंखों के साथ साथ सींगों के एकत्रीकरण और कानूनी व्यापार के लिए जंतुओं का अनाधिकार शिकार किया गया है। तो आप ये देखते हैं कि कई सारे जो जानवर होते हैं, जैसे ये ब्लैक बक के जो सींग होते हैं, इसका उपयोग क्या करते हैं लोग, व्यापार के लिए करते हैं। गैंडे का व्यापार करते हैं, उनके सींगों का, इनकी चमड़ियों का। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम इनको क्या करते हैं, जो वन्य जीव हो उनको भी शिकार करके क्या कर रहे हैं, उनको खत्म कर रहे हैं। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं इनमें से कुछ जंतु जैसे चीता, शेर, हाथी, ब्लैक बक, मगरमच्छ, हिम तेंदुआ, शुतुरमुर्ग और मोर हैं। ठीक है, इनका संरक्षण जागरूकता बढ़ाकर किया जा सकता है। राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, जैव मंडल, नेचर हमारी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, पन्ना जैसे देखेंगे आप, टाइगर रिजर्व हो गया, एलिफेंट रिजर्व हो गया। ठीक है, तो ये सब क्या कर रहे हैं हम, ये जो हमारे वन्य जीवन है उनको क्या कर रहे हैं, सुरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। सक्रिय घाटियों, झीलों, आर्द्र भूमि का संरक्षण मूल्यवान संसाधन नष्ट होने से बचाने के लिए आवश्यक है। ठीक है, यदि प्रजातियों की सापेक्ष संख्या को भंग न किया जाए तो पर्यावरण में संतुलन बना रहता है। ठीक है, तो अगर हम पर्यावरण की जो प्रजातियां उनमें अगर संख्या में कमी करते हैं, सापेक्ष संख्या में कमी करते हैं, तो उससे क्या होता है, पर्यावरण जो संतुलन होता है, जो एक बैलेंस होता है, वो क्या होता है, इम्बैलेंस हो जाता है, या कहें खत्म हो जाता है। विश्व के अनेक भागों में मनुष्य ने अपने क्रियाकलापों से अनेक प्रजातियों के प्राकृतिक आवासों में उथल पुथल कर दी है। अनेक पक्षियों और जीव जंतुओं के अंधाधुंध शिकार के कारण या तो विलुप्त हो गए या विलुप्त होने के कगार पर। तो आप ये देखेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी समस्या यही है कि हमने क्या किया है,
वनों को भी काटा है, साथ ही साथ वहां पर रहने वाले वन्य जीवों को भी प्रभावित किया है, उनका बड़ी मात्रा में शिकार किया। तो इससे क्या हो रहा है, हमारा इकोसिस्टम प्रभावित हो रहा है और कई ऐसी जानवरों को इतना बड़ी मात्रा में शिकार किया है कि वो विलुप्त होने की कगार पर है। लगभग इसकी वजह से हमने क्या किया, कई सारे जीव जंतुओं को भी क्या किया, जीव जंतु वनस्पतियों को क्या कर दिया, खतरा हो गया या कहें वो पूरी तरीके से कैसे क्या है, खत्म हो चुका है। जैसे यहाँ पर बताया गया है, मोटे तौर पर पशुओं की 5,000 जातियां और पौधों की 28,000 जातियां रक्षित की गई हैं। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि अगर इनको रक्षित नहीं किया जाएगा तो ये क्या हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे या खत्म होने की स्थिति बन जाएगी। ठीक है, प्रादेशिक आप यहाँ पर देखेंगे, प्रादेशिक और सामुदायिक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रमों, सामाजिक वानिकी वनोत्सव महोत्सव प्रोत्साहन करना चाहिए। स्कूलों में बच्चों को देखने, पक्षी दिखाने, प्राकृतिक कैंपों को में जाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वे विविध जातियों के निवास का अवलोकन कर सके। तो आप ये देख रहे हैं कि ये सब इनको बनाने के लिए कि पेड़ पौधों को हम सुरक्षित रखें, वनों का उन्मूलन कम करें, वनों को कम काटें, साथ ही साथ जीव जंतुओं की सुरक्षा करें। तो इसके लिए जरूरी है कि हम जागरूकता अभियान चलाएं, जागरूकता लोगों के बीच फैलाएं कि ये हमारे इकोसिस्टम में कैसा इंपॉर्टेंस रखते हैं। साथ ही साथ इनके खत्म होने से हमारी जो स्पीसीज जो क्या प्रजाति डाइवर्सिटी है वो भी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, इकोसिस्टम इम्बैलेंस हो जाएगा। तो इससे काफी सारी समस्याएं हो जाएंगी। ठीक है, तो इस चीज के लिए जरूरी है कि हम क्या करें, कई सारे ऐसे कार्यक्रम चलाएं, प्रादेशिक के साथ साथ सामुदायिक कार्य स्तर पर क्या करें, जागरूकता कार्यक्रमों को चलाएं, वानिकी वनोत्सव महोत्सव इनको क्या करें, प्रोत्साहित करें, जिससे क्या हो सके हम जीव जंतु साथ ही साथ वनस्पतियों का क्या कर सकें, सुरक्षा प्रदान कर सकें या उनका संरक्षण कर सकें। बहुत से देश पक्षियों और पशुओं को मारने और उनके व्यापार करने के लिए के विरुद्ध है। जैसे भारत में शेरों, चीतों, हिरणों और भारतीय सारंग और मोर का मारना अवैध है। ठीक है, अगर इनको मारा गया तो उनको जेल भी हो सकती है और साथ ही साथ जुर्माना भी लग सकता है। एक अंतरराष्ट्रीय जो कन्वेंशन है ITES, द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एंड फौना एंड फ्लोरा। तो ये क्या करता है, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक क्या है, अंतर सरकारी संगठन है या कई देशों के जो सहभागिता से क्या है, ये एक संगठन बना हुआ है जिसमें ये क्या किया जाता है, जो प्राणियों और पक्षियों की अनेक जातियों की सूची तैयार की गई है। साथ ही साथ ये किया गया है कि सभी पक्षियों और प्राणियों के व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाया गया है और पौधों और प्राणियों का संरक्षण प्रत्येक नागरिक का नैतिक कर्तव्य माना गया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये बताया गया है CITES क्या है, द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, सरकारों के बीच एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है। ठीक है, ये कोई बाध्यता नहीं है लेकिन एक ये समझौता है कि सभी एग्रीमेंट है, मतलब एग्री है इस बात पर कि क्या करना चाहिए, हमें वन्य जीवों के साथ ही साथ वनस्पतियों का क्या करना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए और साथ ही साथ उनके होने वाले व्यापार से या लोग जो व्यापार से लाभ कमाना चाहते हैं इन चीजों को, उनको क्या करना चाहिए, कम चाहिए, उस पर रोक लगाना चाहिए। और उसको रोक लगाने के लिए क्या बनाया गया है, एक अंतरराष्ट्रीय समझौता या कहीं एक संगठन बनाया गया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वन्य प्राणी एवं पौधों के नमूनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके जीवन को कोई खतरा नहीं हो और साथ ही साथ मोटे तौर पर पशुओं की 5,000 जातियां और 28,000 पौधों की जातियों को इसके द्वारा क्या किया गया, संरक्षित या इनको सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास किया गया है। जैसे एग्जाम्पल है भालू, डॉल्फिन, कैक्टस, प्रवाल, आर्किड और एलो कुछ उदाहरण है। ठीक है, ये प्रश्न दिए गए हैं, इसमें कुछ जो जैसे ये बोला गया है जैवमंडल नीचे क्या होता है, ये बेसिक नेटवर्क द्वारा जुड़े रक्षित क्षेत्रों की एक श्रृंखला है जिससे संरक्षण और विकास के लिए बीच संबंध को प्रदर्शित करने के इरादे से इसे बनाया गया। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर देख लीजिए राष्ट्रीय उद्यान वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक या एक से अधिक प्राणी तंत्रों की पारिस्थितिक एकता की रक्षा के लिए नामित किया गया एक प्राकृतिक क्षेत्र। ठीक है, तो यहाँ पर ये बताया गया दावर नल क्या होता है, जो जंगलों में आग लगती, उसको बताया गया कि जंगलों में आग लगने के लिए कुछ प्राकृतिक कारक जिम्मेदार हैं, कुछ मानवीय कारक जिम्मेदार हैं। ठीक है, जैसे प्राकृतिक कारक में आप देख सकते हैं तड़ित झंझा, जो बिजली गिरती है उसकी वजह से होता है। साथ ही साथ जो हम लोग होते हैं जो बेवकूफ़ी करते रहते, क्या करते हैं, जैसे जंगलों में जाते हैं वहां पर आग लगाते हैं, सेकते हैं, फिर उसके बाद क्या नहीं करते, उसको बुझाते नहीं, तो उसकी वजह से क्या होती है, जंगलों में आग लगने की समस्या देखने जाती है। साथ ही साथ जो स्थानीय लोग होते हैं, ठीक है,
कुछ उद्यमी होते हैं, शरारती लोग होते हैं, वो भी क्या करते हैं, इंटरटेनमेंट के पर्पज से कहीं पर भी क्या करते हैं, आग लगा देते हैं और उससे स्थिति बड़ी भयावह हो जाती है। नियंत्रण के कुछ उपाय दिए गए हैं, हम क्या करें, इसका जागरूकता फैलाएं, शिक्षण द्वारा अग्नि लगने से रोकना हम कैसे रोक सकते हैं, ठीक है। साथ ही परीक्षण बिंदुओं, निपुण भूमि चौकसी तथा संचार जाल के समन्वय, जाल द्वारा अग्नि रोक लगाने का शीघ्र पता लगाना। मतलब हम कई सारे परीक्षण बिंदुओं की, कई सारे ऐसे जंगलों या वनों में परीक्षण पॉइंट बनाए, ऊंचे ऊंचे कई सारे ऑब्जर्वेशन पॉइंट बनाए जाते हैं, जहाँ पर आग लगने से या धुएं की कहीं उठने की स्थिति को देखकर हम वहां पर ऑब्जर्व कर लेते हैं और एक्टिव रिएक्शन करते हैं, ठीक है। मतलब एक्टिवली क्या करते हैं, वहां पर कार्य करते हैं कि उसको बुझाया जाए। निपुण भूमि चौकसी, ठीक है। साथ ही साथ संचार जाल के समन्वित जाल द्वारा अग्नि लगने की शीघ्र पता लगाना, ठीक है। एक यहाँ पर दिया गया था, भूस्खलन कैसे होता है, क्यों होता है, इसके लिए जिम्मेदार और उससे कैसे, ठीक है। यहाँ पर 1 मिनट, ये भूस्खलन क्या होता है, ये आप पढ़ लीजिएगा। न्यूनीकरण क्रियाविधि कैसे इसको कम किया जा सकता है, ठीक है। ये एक स्थिति बताई गई है, रियल स्टोरी है या क्या रियल घटना है, ठीक है। तो इसके न्यूनीकरण को पढ़ ले। भूस्खलन क्या होता है, जब पहाड़ी क्षेत्रों में क्या होता है, कहीं बड़ी मात्रा में किसी स्थान की या भूमि की क्या होती है, भूस्खलन या क्या उस अपने क्षेत्र से क्या हो जाती है, स्थापित हो जाती है या क्या ढह जाती है, तो वो स्थिति क्या कहलाती है, भूस्खलन की कहलाती है। इसको कैसे रोका जा सकता है, तो वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी के विकास से हमें समझने की शक्ति मिली है कि भूस्खलन उत्पन्न होने के कौन कौन से कारक हैं, उनका प्रबंधन कैसे करना है, भूस्खलन को रोकने की कुछ प्रविधियां। भूस्खलन प्रभावी क्षेत्रों का मानचित्र बनाकर उससे प्रभावित होने वाले स्थानों को इंगित करना। तो हमें क्या करना चाहिए, इसके निम्नीकरण और उससे होने वाली क्षति को रोकने के लिए हमें क्या करना होगा कि भूस्खलन क्षेत्रों को क्या करें, इंगित करें। वहां पर कोई भी ज्यादा बड़ी मात्रा में या बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स न लगाएं या वहां पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स न बनाएं, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट न बनाए और साथ ही साथ ऐसे मानचित्रों को बनाकर वहां पर जो सेटलमेंट्स हो रहे हैं, जो मानवीय बस्तियां बन रही हैं, उसको क्या करें, सीमित करें या कम से कम वहां पर बस्तियां बनाएं, जिससे भूस्खलन जैसी स्थिति होने की स्थिति में क्या हो सके, बचाव कार्य तेजी से हो सके। साथ ही साथ कम लोग रहेंगे तो क्षति होने की संभावना कम होगी और ये भी हो सकता है कि कम बस्तियां होंगी तो वहां पर मानवीय एक्टिविटी कम होगी और हो सकता है कि वहां पर भूस्खलन जैसी स्थिति ना हो। और ऐसी प्रभावी क्षेत्रों में प्रयास यही करना चाहिए कि वहां पर किसी भी प्रकार की ज्यादा मानवीय सेटलमेंट्स ना हो। भूमि को खिसकने से बचाने के लिए प्रतिधारी दीवार का बनाया जा सकता है। जिस क्षेत्र में ऐसा लगता है कि यहाँ से भूमि से खिसकने की संभावना है, तो वहां पर कोई मजबूत दीवार का या कहें प्रतिरोधी दीवार का निर्माण किया जा सकता है। भूस्खलन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका वनस्पति आवरण में वृद्धि है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, भूस्खलन को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं, वनस्पति आवरण या घास फूस या क्या नेचुरल वेजिटेशन है उसको संरक्षित करें। साथ ही साथ वनोरोपण करें, वहां पर पेड़ पौधे लगाएं। जो वहां की मिट्टी होगी, बाढ़ भूस्खलन होने की सबसे वजह होती है जब वर्षा होती है, तो वर्षा से क्या होता है, जल अंतःस्रावित होता है, भूमि के अंदर जाता है। उससे क्या होता है, जो अंदर के मृदा की जो पकड़ होती है वो क्या होती है, उससे कमजोर होती है और उससे देखा जाता है कि बड़े मात्रा में जो मल सैलाब या क्या भूमि सैलाब होता है, मृदा सैलाब होता है, वो क्या होता है, ढह जाता है या कहीं अपने स्थान से विस्थापित हो जाता है। इस तरह में भूस्खलन की स्थिति देखी जाती है। अगर उस स्थिति से बचना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वनस्पतिक आवरण को बढ़ाना पड़ेगा। सतही अपवाह तथा झरनों प्रवाहों के साथ साथ भूस्खलन की गतिशीलता को नियंत्रित करने के लिए पृष्ठीय अपवाह नियंत्रण उपाय कार्यान्वित किए गए, ठीक है। तो ये सब कई सारे तरीके हो सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन हमने समझ लिया है। तो बेसिकली हमने ये समझा यहाँ पर कि भूमि, जल, मृदा, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव हमारे लिए एक संसाधन के रूप में कैसे है, ठीक है। इस प्रकार से ये चैप्टर खत्म हो रहा है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।